दोस्तों, आज रात हम पूरा पाषाण काल के मानवों के आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त और कभी-कभी हास्यात्मक जीवन से शुरुआत करते हैं। गुफावासी असल में दिन भर क्या करते थे? पता चला कि वे सिर्फ पत्थर तोड़ने और आग की खोज के मोन्टाज नहीं थे। तो इससे पहले कि आप आराम से बैठें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा समय निकालें, लेकिन तभी जब आपको मेरा यहाँ का काम वाकई पसंद आए। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और आपके लिए अभी क्या समय है। यह देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि दुनिया भर से कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। अब लाइटें धीमी कर दें, शायद पृष्ठभूमि में हल्की सी गुनगुनाहट के लिए पंखा चला दें, और चलिए आज रात के सफर में साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं। एक गुफावासी का औसत दिन भोर में या उससे थोड़ा पहले शुरू होता था। ये इस बात पर निर्भर करता था कि हवा कितनी तेज थी या आसपास कोई थिर से खांसने लगा था या नहीं। ज्यादातर लोग जानवरों की खाल पर या सीधे मिट्टी के ढेर पर सोते थे, कभी कभी गद्दी के लिए सूखी घास या पत्तों की एक परत बिछाकर। आप शायद आग के पास सोते थे, माहौल के लिए नहीं बल्कि गर्मी के लिए और कीड़ों मकोड़ों और शिकारियों को दूर रखने के लिए। समूह से अलग सोना वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि आप एक पैर के बिना जाग न जाएं। ज्यादातर लोग छोटे तंग समूहों में सोते थे, परिवारों में, बड़े परिवारों में, और जो भी स्थानीय बैंड का हिस्सा थे वो सब। गोपनीयता का कोई अस्तित्व नहीं था, हर कोई सब कुछ सुनता था। जागने के बाद सबसे पहले आप आग की जांच करते थे। अगर वो बुझ गई तो किसी को उसे फिर से चालू करना पड़ता। इसमें समय, धैर्य और लकड़ियों को आपस में रगड़ने की जरूरत पड़ सकती थी। अगर बाहर ठंड होती, जो मौसम के हिसाब से अक्सर होती थी, तो हर कोई तब तक चिड़चिड़ा रहता जब तक कि वो फिर से चालू ना हो जाए। इसके बाद आप अपने औजारों और हथियारों, भालों, चाकुओं, खुरचनी, शिकार या सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज़ पर नज़र डाल सकते थे। इन्हें अच्छी हालत में रखना जरूरी था। अपने औजारों को खोने का मतलब था भोजन पाने, अपनी रक्षा करने या मांस और खाल को संसाधित करने की अपनी क्षमता खो देना। समूह के कुछ लोग इस काम में दूसरों से बेहतर थे और किसी ज्यादा कुशल व्यक्ति से उपकरण उधार लेना असामान्य नहीं था। हालांकि वे बदले में कुछ उम्मीद करते थे। बच्चे आमतौर पर सबसे पहले शोर मचाते थे। वे इधर उधर घूमने लगते, कुछ खाने या कुछ करने की तलाश में, अक्सर दोनों ही। बड़े लोग धीरे धीरे उठते और दिन की तैयारी शुरू कर देते। इसका मतलब पानी इकट्ठा करना, आसपास के जालों की जांच करना या जानवरों की गतिविधियों के संकेतों को देखने के लिए बाहर निकलना हो सकता था। कोई भी दिन की शुरुआत आराम से नहीं करता था। उसके लिए समय नहीं था। आपका दैनिक लक्ष्य सरल था: गर्म रहें, भोजन खोजें और चोट से बचें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ जागते हैं, आपकी आग अभी भी जल रही है और बाहर कुछ भी तुरंत खतरनाक नहीं दिखता है, तो आप पहले से ही आगे हैं। पुरा पाषाण युग में व्यक्तिगत स्वच्छता मौजूद थी, बस उस तरह से नहीं जैसा हम आज सोचते हैं। सफाई ज्यादातर व्यावहारिक थी, सौंदर्यात्मक नहीं। आप खुद को तब साफ करते थे जब ये आपके जीने की क्षमता में बाधा डालने लगती थी या जब गंध एक समूह समस्या बन जाती थी। नहाना होता था, लेकिन ये मौसम और पर्यावरण पर बहुत निर्भर करता था। अगर कोई नाला होता था तो लोग उसमें नहाते थे जब पानी जम नहीं रहा होता था, वरना सफाई में पत्तों, मुट्ठी भर रेत या कभी कभी जानवरों की चर्बी से गंदगी पहुंचना शामिल हो सकता था। जी हाँ, सही है, चर्बी का इस्तेमाल त्वचा को रगड़ने के लिए किया जा सकता था, जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होता कि इससे गर्मी और कीड़ों से भी बचाव होता है। दांतों की बात ही अलग थी। उस जमाने में टूथब्रश तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग रेशेदार डंडियों या हड्डियों को चबाकर दांत साफ करते थे। दांतों का घिसाव आम बात थी, खासकर इसलिए क्योंकि पुरा पाषाण काल के लोगों के आहार में सख्त मांस, बिना प्रसंस्कृत गनाज और पीसने वाले पत्थरों से निकले वेत के कण शामिल थे, जो खाने में मिल जाते थे। गुफावासी ब्रश नहीं करते थे, लेकिन वे कैंडी भी नहीं खाते थे, इसलिए कैविटी दुर्लभ थी। हालांकि चोट या घिसाव से दांतों का गिरना एक अलग मामला था। बालों की देखभाल बहुत कम होती थी। बाल आमतौर पर लंबे, पीछे बंधे या यूं ही नज़रअंदाज कर दिए जाते थे। जुएं आम थीं। कुछ समूह संक्रमण कम करने के लिए राख, मिट्टी या जानवरों के तेल का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग शायद हमेशा कारगर तरीका अपनाते, खूब खुजाते और उम्मीद करते कि ये चला जाएगा। बाद के प्रागैतिहासिक काल में भी आदिम कंघियों या सौंदर्य प्रसाधनों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए अंततः कुछ प्रयास किए गए। कपड़ों से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। जानवरों की खालें सांस लेने लायक नहीं होती थीं और उन्हें अक्सर धोया भी नहीं जाता था। अगर उन्हें कोई गंध आती तो लोग या तो उसकी आदत डाल लेते या फिर आग के पास बैठे व्यक्ति को दोष देते। पैर ज्यादातर नंगे या चमड़े के जूतों से ढके होते थे। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, किसी प्रागैतिहासिक गुफा की गंध विशिष्ट होती थी।
लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है। साबुन या शावर की कमी के बावजूद आदि मानव ने अच्छी तरह से अनुकूलन किया। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत थी और उनके समुदाय साफ सफाई के बारे में इतनी समझ रखते थे कि बड़े प्रकोपों से बच सकें। दरअसल लोगों की गंध भी लगभग वैसी ही होती होगी, इसलिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता था जब तक कि आप कोई ऐसा काम न करें जैसे किसी मरे हुए जानवर में लोटना, जो वैसे कुछ लोग नाश्ते के लिए करते थे। खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। लोग जब चाहें जो चाहें खा लेते थे और तभी खाते थे जब पिछले दिन का कुछ बचा हो। अगर आप सुबह उठकर देखते कि आग के पास अभी भी सूखा मांस लटका हुआ है तो बधाई हो, आपने प्रागैतिहासिक लॉटरी जीत ली थी। लेकिन ज्यादातर सुबह ऐसी नहीं शुरू होती थीं। अगर पिछली रात का शिकार नाकाम हो गया हो या खाना किसी महत्वाकांक्षी रैकून जैसे जीव ने पहले ही खा लिया हो या चुरा लिया हो, तो नाश्ते का मतलब होता था चारा ढूंढना। इसमें जड़ों की खुदाई, आसपास की बैरी की झाड़ियों की जांच या खाने योग्य पौधों की तलाश में जमीन को छानना शामिल हो सकता था, जिन्हें पहले जानवरों या बच्चों ने नहीं खाया हो। विकल्प मौसमी होते थे। बसंत का मतलब था हरी सब्जियां, गर्मियों में फल और सर्दियों में भूख। प्रोटीन ज्यादा अप्रत्याशित था। छोटे जानवर जैसे पक्षी, खरगोश या कीड़े मकोड़े कभी कभार पकड़े जाते और पूरे या भूनकर खाए जाते। कीड़े प्रोटीन का एक भरोसेमंद स्रोत थे, भले ही कोई खास उत्साहित ना हो। अगर आपको दीमक का टीला या मुट्ठी भर कीड़े मिल जाएं, तो वो सुबह का भोजन बन सकता था। उनका स्वाद अच्छा नहीं होता था, लेकिन वो काटते भी नहीं थे। कभी कभी आप दूसरों के साथ, खासकर अपने ही परिवार के साथ बांट लेते थे। लेकिन खाना एक संसाधन था, शिष्टाचार नहीं। अगर कोई नाश्ता लेकर आता था तो इसका मतलब था कि वो या तो उदार था या जिम्मेदार या दोनों। पानी एक और प्राथमिकता थी। अगर आप भाग्यशाली होते तो झरने और नदियां मुख्य स्रोत होते थे। अगर नहीं तो गड्ढों से काम चलाना पड़ता था। पानी उबालना भी आम बात नहीं थी, इसलिए ज्यादातर पानी कच्चा ही पिया जाता था और कभी कभी उसमें बैक्टीरिया भी होते थे। आपकी आंत या तो हार जाती थी या बहुत पछताती थी। कभी कभी पिछले बड़े शिकार का बचा हुआ खाना भी मिल जाता था। स्मोक्ड मीट, टूटी हड्डियों से निकला गूदा या चमड़े के सूखे टुकड़े जो तकनीकी रूप से चबाने पर खाने लायक होते थे। ये कीमती होते थे। लोग इन्हें ऊंचा लपेटकर या छिपा कर रखते थे। हालांकि एक दृढ़ निश्चयी बच्चे को छड़ी से रोकने की कोई कोशिश नहीं कर सकता था। इसलिए हर सुबह एक नया जुआ होता था। हो सकता है आपको कुछ जारी और आधी भुनी हुई गिलहरी मिल जाए, हो सकता है कुछ भी ना मिले। बहरहाल कोई भी जानबूझकर नाश्ता नहीं छोड़ता था। नाश्ते के बाद या ये एहसास होने के बाद कि नाश्ता नहीं हो रहा है, दिन का अगला बड़ा काम औजारों का रखरखाव होता था। औजार सिर्फ सामान नहीं होते थे, वे जीवन रक्षा के उपकरण होते थे। अच्छी धार के बिना आप मांस नहीं काट सकते थे, खाल नहीं खुरच सकते थे और अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। इसीलिए दिन का एक आश्चर्यजनक हिस्सा चट्टानों पर झुके, दूसरी चट्टानों से टकराते, सही आकार पाने की कोशिश में बीत जाता था। पूरा पाषाण काल के औजार बनाने में आपका स्वागत है। कुछ शिल्प कौशल, कुछ परीक्षण और त्रुटि, और पूरी तरह से आपके अंगूठे को ना कुचलने पर निर्भर। पसंद का कच्चा माल चकमक पत्थर या ऑब्सिडियन, अगर आप फैंसी महसूस कर रहे थे और ज्वालामुखी के पास रहते थे। ये पत्थर अनुमानतः टूटते थे, जिसका मतलब था कि आप नुकीले किनारों को तोड़कर काटने के औजार बना सकते थे। बुनियादी शुरुआती पैक में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, भाले के सिरे और हैंडल वाली बेहद पसंदीदा चट्टानें शामिल थीं। कोई एक सा तरीका सबके लिए नहीं था। हर औजार का एक उद्देश्य था, कुछ काटने के लिए, कुछ लकड़ी को आकार देने के लिए और कुछ ऐसे कामों के लिए जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जिनमें शायद चीज़ों को ठोकना शामिल था। ज़्यादातर लोग अपने औजार खुद बनाते थे, लेकिन बाकी सब की तरह कुछ इसमें दूसरों से बेहतर थे। अगर ग्रुप में किसी को भाले की नोक को पूरी तरह से संतुलित करने का हुनर होता था तो उसे सम्मान और मांगे मिलती थीं। औजारों को तेज करना लगातार चलता था। एक कुंदधार मूल रूप से बेकार और उससे भी बदतर खतरनाक होती थी। आप या तो खुद को चोट पहुंचाते या समय बर्बाद करते। पत्थरों को घिसा जाता, छीला जाता और रोज उनकी जांच की जाती थी। और हाँ, कभी कभी इसका मतलब ये था कि 2 घंटे लगाकर कोई ऐसी चीज बनानी होती थी जो 2 मिनट इस्तेमाल करने के बाद टूट जाती। आप शिकायत नहीं करते थे, आप बस फिर से शुरुआत करते थे। औजारों के सेट अक्सर आगे बढ़ाए जाते थे, बदले जाते थे या चोरी भी हो जाते थे। अगर आपका खो जाता तो आपको सिर्फ शर्मिंदगी नहीं होती थी, आप गंभीर संकट में थे। जिस क्षण आपके हाथ में कुछ भी नुकीला नहीं होता था, आमतौर पर उसी क्षण पंजे वाली कोई चीज सामने आ जाती थी। कभी कभी रचनात्मकता उभर आती थी।
कोई किसी पत्थर को जानवरों के सेनुए से लकड़ी से बांधकर उसे हथौड़ा कह सकता था। दूसरों ने हड्डी के औजार खोज निकाले जो लचीले, हल्के और बारीक कामों के लिए एकदम सही थे। ये आविष्कार बाद की तकनीकी क्रांतियों के बीज थे। भले ही उनके आविष्कारक ज्यादातर किसी चीज को तेजी से काटने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब औजार तैयार हो जाते थे और नाश्ता या उसकी कमी सुलझ जाती थी, तो मुख्य कार्यक्रम शिकार का समय आ जाता था। पुरा पाषाण युग में शिकार करना कोई अकेला शौक नहीं था। ये एक पूरी टीम का काम था, जिसमें अक्सर समूह का हर सक्षम सदस्य शामिल होता था। साथ ही एक आदमी जो ज्यादातर उपयोगी बातें चिल्लाता रहता था, जैसे बाएं मुड़ो, वो हिरन नहीं है। बड़े जानवर जैकपॉट थे। मैमथ, बाइसन, जंगली घोड़े। पूरे समूह को एक हफ्ते तक खिलाने लायक कोई भी चीज जोखिम उठाने लायक थी, लेकिन वे खतरनाक भी थे। मैमथ सिर्फ भाले से मारे जाने का इंतजार करते हुए खड़े नहीं रहते थे। वे तेज, भारी और लकड़ी की छड़ियों वाले बिना बाल वाले द्विपादों को लेकर उनमें जरा भी धैर्य नहीं था। शिकार की योजना बनाने के लिए गंभीर समन्वय की जरूरत थी। स्काउट झुंडों पर नजर रखने के लिए आगे बढ़ते थे। कुछ लोग जाल, शाखाओं से ढके गड्ढे, नदियों के पास प्राकृतिक चोक पॉइंट, या अगर समूह महत्वाकांक्षी और थोड़ा लापरवाह महसूस कर रहा था तो खड़ी चट्टानें तैयार करते थे। फिर शुरू होता था घात लगाना, चीखना, चिल्लाना, भाला फेंकना और खूब भाग दौड़। उम्मीद यही थी कि कोई बड़ी चीज गिरेगी, हो सके तो आपके समूह में से किसी के गिरने से पहले। छोटे शिकार, हिरन, सुअर या यहाँ तक कि खरगोशों के लिए प्रक्रिया ज्यादा सीधी थी। भाले, डंडे और चतुराई से किए गए घात का इस्तेमाल किया गया। जाल और फंदे भी मददगार साबित हुए, खासकर अकेले या छोटे समूह के शिकारियों के लिए। लेकिन छोटे जानवरों के साथ भी चीजें गड़बड़ आ जाती थीं। एक चूक और अचानक आप जंगल में एक सुअर का पीछा कर रहे होते थे और अपने समूह को समझाने की कोशिश कर रहे होते थे कि कैसे आप लगभग हार ही गए थे। कभी कभी शिकार करने वाला दल विजयी होकर लौटता था, मांस, हड्डियां और शेखी बघारता था। कभी कभी वे सिर्फ खरोचों और बहानों के साथ लौटते थे। हवा का रुख बदलना एक आम बात थी, तो घात के दौरान छींकने वाले को भी दोष देना था। मांस सिर्फ खाना नहीं था, ये एक रुतबा था। जो व्यक्ति शिकार पहुंचाता था उसे अक्सर पहले शिकार, ज्यादा सम्मान और उस रात कम काम मिलते थे, लेकिन बांटना फिर भी आम बात थी। आपको अपने समूह की जरूरत होती थी और मांस को लेकर पुल तोड़ने से आग के चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। शिकार सिर्फ जिंदा रहने का सवाल नहीं था, ये टीम वर्क, जोखिम और समय पर रणनीति बनाने का मामला था। और ये सब कुचले जाने से बचने की कोशिश करते हुए। पुरा पाषाण युग में हर कोई विशालकाय जानवरों का पीछा नहीं करता था। कुछ लोगों का काम कहीं ज्यादा व्यवहारिक था, ऐसी चीजें ढूंढना जो जवाबी हमला ना करें। चारा ढूंढना शिकार जितना ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन ये जरूरी था, और सच कहूं तो ज्यादातर समय ज्यादा सफल भी। आपको हमेशा हिरन नहीं मिलता था, लेकिन संभावना अच्छी थी कि आपको कोई बेरी की झाड़ी मिल जाए। चारा ढूंढने वाला दल, जिसमें अक्सर महिलाएं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे होते थे, जो बिना पेड़ से टकराए भाला फेंकने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, काफी जमीन घेर लेता था। वे खाने योग्य पौधे, बेरियां, मेवे, जड़ें, बीज, मशरूम और ऐसी हर चीज की तलाश में रहते थे जिसका स्वाद पछतावे जैसा ना हो। ये जानना कि क्या खाना सुरक्षित है, अनुभव, कोशिश और गलती और दुर्भाग्य से कभी कभार अंतिम संस्कार का विषय था। भोजन इकट्ठा करने वालों ने अपने इलाके के मजबूत मानसिक नक्शे विकसित कर लिए थे। उन्हें याद था कि किन घाटियों में कंद होते हैं, किन पेड़ों से सबसे अच्छे मेवे गिरते हैं और कौन से पौधे खाने योग्य दिखते तो थे लेकिन बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने इस ज्ञान को सावधानी से आगे बढ़ाया। किसी अच्छे रास्ते को जहरीला समझ लेना की भूल आपके दोपहर के नाश्ते को आपातकालीन स्थिति में बदल सकती थी। लेकिन यह सब सुरक्षित और धीमी से नहीं होता था। कभी कभी भोजन इकट्ठा करने वालों को वन्य जीवों से भी निपटना पड़ता था। बेरियों के लिए पक्षियों, गिलहरियों, यहाँ तक कि भालुओं से प्रतिस्पर्धा करना एक बहुत ही वास्तविक बात थी। और शहद के लिए हाथ बढ़ाते हुए ततैया के घोंसले में कदम रखना एक ऐसी गलती थी जो कोई भी स्वेच्छा से दोबारा नहीं करता था। भोजन इकट्ठा करने का मतलब एक साथ कई काम करना भी था। भोजन इकट्ठा करते समय लोग जलाऊ लकड़ी, पंख, छाल या दवाई के लिए जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर सकते थे। बच्चे साथ साथ चलते, रस्सियां सीखते और कभी कभी ऐसी चीजें खाने की कोशिश करते जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। आप उन पर नजर रखते और इस बात पर बहस करते हुए कि क्या वो मशरूम अजीब लग रहा है, किसी का ध्यान न भटकने देते। इस बार इकट्ठा किया गया खाना अक्सर शिकार के मांस से ज्यादा विश्वसनीय होता था। पौधे भागते नहीं, मेवे आपको छुरा नहीं मारते, और अगर आपने सही समय पर खाना इकट्ठा किया तो एक ही दिन की फसल समूह को कई बार खाना खिला सकती थी या कम से कम असफल शिकार के बीच नाश्ता तो दे ही सकती थी।
शिकारी जनजाति के शांत नायक थे। वे नाटकीय नहीं थे, वे दिखावा नहीं करते थे, लेकिन जब शिकार दल खाली हाथ लौटता था तो ये इकट्ठा करने वाले ही थे जो रात का खाना बचा कर रखते थे। अगर कोई एक चीज थी जो पूरा पाषाण काल के जीवन को थोड़ा बहुत भी आसान बनाती थी तो वो थी आग। आग आपका खाना पकाती थी, आपको गर्म रखती थी, शिकारियों को डराती थी और सूर्यास्त के बाद आपको अपने पैर देखने देती थी। इसके बिना आपके बचने की संभावनाएं तेजी से कम हो जाती थी। इसीलिए हर समूह का एक अलिखित नियम होता था, आग को बुझने मत देना। किसी को, आमतौर पर जो भी उस दिन कमजोर पड़ता था, उसे आग बुझाने की ड्यूटी पर लगा दिया जाता था। इसका मतलब था आग पर नजर रखना, उसमें लकड़ियां डालना और कभी-कभी अगर हवा का रुख बदल जाए या कोयले की लौ बहुत धुंधली दिखाई दे तो घबरा जाना। ये कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जरूरी जरूर थी। आप बिना नाश्ते के भी रह सकते थे, आप एक बुरे शिकार को लंगड़ा कर पार कर सकते थे, लेकिन अगर आग बुझ जाती तो ये सामूहिक आपातकाल होता था। शुरू से आग जलाना आसान नहीं था। इसमें घर्षण आधारित औजारों जैसे अग्नि नियंत्रक या सूखी लकड़ी पर हाथ से घुमाई जाने वाली लकड़ियां शामिल थीं। अगर आपके हाथ ठंडे हों या आपकी सामग्री गीली हो तो आप दिन भर वहां इस उम्मीद में रह सकते थे कि कोई छोटा सा अंगारा रहम खाए। यही कारण है कि कई समूह हर समय, यहां तक कि शिविर बदलते समय भी एक ही आग जलाए रखने की कोशिश करते थे। कुछ मामलों में कोई व्यक्ति सचमुच का काई या छाल में लिपटा हुआ जलता हुआ कोयला लेकर चलता था ताकि सड़क पर लौ जलती रहे। इस व्यक्ति का एक ही काम था और दबाव बहुत ज्यादा था। ईंधन इकट्ठा करना भी इस काम का हिस्सा था। सूखी लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी, जानवरों का गोबर, जो भी बिना फटे जलता था वो सब इस्तेमाल किया जा सकता था। बच्चे अक्सर मदद करते थे, हालांकि कभी कभी वो ऐसी चीजें भी ले आते थे जो ज्वलनशील लगती थी लेकिन बिल्कुल नहीं होती थी, जैसे गीली लकड़ियां या आधे दबे हुए मशरूम। आग की देखभाल का एक सामाजिक पहलू भी था। आग शिविर के जीवन का केंद्र थी। लोग उसके चारों ओर बैठते, कहानियां सुनाते, खाना बांटते और इस बात पर बहस करते कि पहरा देने की बारी किसकी है। अग्निकुंड एक तरह से मूल बैठक कक्ष ही था, सिवाय इसके कि अगर कोई ड्यूटी पर सो जाता तो सब ठंड से मर सकते थे। आग जलाए रखने के लिए किसी की तारीफ नहीं होती थी, लेकिन अगर आग बुझ जाती तो कोई बहाना नहीं होता था, बस गुस्से से भरी निगाहें और ये वाक्य, अंदाजा लगाओ आज रात कौन चिंगारी जला रहा है। आम धारणा के विपरीत हर प्रागैतिहासिक व्यक्ति गुफा में नहीं रहता था। अगर आपको कोई गुफा मिल जाए तो वो बहुत अच्छी होती थी, प्राकृतिक आश्रय, हवा से बचाव और अंदर बनी दीवारें। लेकिन ये हमेशा उपलब्ध नहीं होती थी, खासकर तब अगर दूसरे समूह या जंगली जानवर उन पर कब्जा कर चुके हों। इसीलिए किसी भी दृढ़निश्चयी इंसान की तरह शुरुआती लोग भी अपने घर खुद बनाते थे। पूरा पाषाण युग में निर्माण का मतलब सौंदर्य बोध नहीं था, ना कोई ब्लूप्रिंट था, ना कोई आर्किटेक्ट और ना ही HOA के कोई नियम कानून। मुख्य लक्ष्य सरल था, मौसम को बाहर और लोगों को अंदर रखना। अगर आप ऐसे इलाके में रहते थे जहां इस्तेमाल करने वाली गुफाएं नहीं थीं, तो आप शायद लकड़ी, हड्डियों, मिट्टी, घास और जो भी आसपास पड़ा होता था उससे झोपड़ियों या आश्रय बनाते थे। टहनियों या विशालकाय पसलियों के मजबूत ढांचे को जानवरों की खाल या लताओं से बांधकर फिर खाल, छाल या मिट्टी से ढक दिया जाता था। नतीजा एक टेढ़ी मेढ़ी संरचना जो बाहर खड़े होने की तुलना में थोड़ी कम टपकती थी। निर्माण सामूहिक प्रयास था। एक व्यक्ति लकड़ियां पकड़े रहता था, दूसरा बांधता था और कोई पास खड़े होकर यह दिखावा करता था कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो बीच में ही गिर जाती थी तो किसी को आश्चर्य नहीं होता था। आप बस उसे उठाते और फिर से कोशिश करते, इस बार ज्यादा लकड़ियों के साथ। मौसम हमेशा एक समस्या था। बारिश मिट्टी के फर्श को कीचड़ के गड्ढों में बदल देती थी। हवा खाल के आवरणों को ऐसे उड़ा सकती थी जैसे प्रकृति उन्हें फिर से सजाने की कोशिश कर रही हो। अगर उन्हें मजबूत न किया जाए तो बर्फ पूरे आश्रयों को कुचल देती थी। इसीलिए कुछ समूह मौसमी संरचनाएं बनाते थे। हल्की गर्मियों की झोपड़ियां जिन्हें जल्दी से छोड़ा जा सकता था और भारी सर्दियों के आश्रय लंबे दयनीय समय के लिए। इंसुलेशन एक विलासिता थी। अगर आप भाग्यशाली होते तो जानवरों की खाल दीवारों और फर्श को ढक लेती, अगर नहीं तो आप बस तह लगाकर शिकायत करते। आग बीच में रहती, आदर्श रूप से छत में एक छेद होता ताकि धुआं बाहर निकल सके। हालांकि आमतौर पर उतनी ही ठंड अंदर आती थी। फर्नीचर असल में नहीं। बैठने के लिए एक चट्टान, झपकी लेने के लिए एक समतल जगह और शायद सोने के लिए खालों का ढेर। विलासिता एक गर्म कोना था जहां हवा न आती हो और छत से पानी न टपकता हो। और फिर भी सीमित सामग्रियों के साथ भी प्रागैतिहासिक लोग ऐसे घर बनाने में कामयाब रहे जो काम करते थे। वे सुंदर नहीं थे, लेकिन वे आपको जिंदा, सूखा और कभी-कभी आंधी के दौरान सीधा रखते थे।
पुरापाषाण युग में पालन पोषण के लिए कोई मैनुअल, कोई पॉडकास्ट और निश्चित रूप से कोई बेबी स्ट्रोलर नहीं था। एक बार बच्चा पैदा होते ही चट्टानों, शिकारियों और नुकीली चट्टानों से भरी दुनिया में एक छोटे, शोरगुल वाले, बहुत ही नाजुक इंसान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी होती थी। और आपको ये सब बिना अपना भाला या अपनी समझदारी खोए करना था। बच्चे का जन्म अपने आप में एक सामुदायिक आयोजन था, दर्दनाक, गंदा और जोखिम भरा। अगर आप बच गए तो बधाई। अब अगली चुनौती आई, अपने बच्चे को गर्म रखना, खिलाना और जिज्ञासावश आग में उंगलियां डालने से रोकना, जो वे अक्सर करते थे। डायपर नहीं होते थे, बच्चों को खाल या पौधों के रेशों में लपेटा जाता था और गंदगी काम का एक हिस्सा थी। आप जल्दी ही सीख गए कि उन्हें हमेशा पत्थरों पर लिटा दें। सफाई आसान। माएँ आमतौर पर सालों तक स्तनपान कराती थीं, क्योंकि उस समय शिशु फॉर्मूला नहीं था और छोटे बच्चे के लिए मांस चबाना कारगर नहीं माना जाता था। अनुशासन व्यवहारिक था। अगर कोई बच्चा चट्टान के बहुत पास चला जाता तो आप उसे समय सीमा नहीं देते थे। आप उसे पैर से पकड़ते और कुछ इस तरह भौंकते, गिरना नहीं। दांव ऊंचा था और सुरक्षा के नियम जल्दी सिखाए जाने थे। आग को छूना, भेड़ियों का पीछा करना या अनजान जामुन खाने की कोशिश करना सीखने योग्य क्षण माने जाते थे। आदर्श रूप से इससे पहले कि कोई चीज फट जाए, जल जाए या मतिभ्रम पैदा करे। लेकिन पुरापाषाण काल में पालन पोषण सिर्फ खतरों से नहीं था। बच्चे लगातार लाठी, पत्थर, पंख, कीड़े मकोड़ों या किसी भी ऐसी चीज से खेलते रहते थे जो थोड़ी भी दिलचस्प लगती थी। खेल खेल में ही वे सीखते थे। एक बच्चा जिसे पत्थर फेंकना पसंद था, वो एक दिन कबीले का सबसे अच्छा शिकारी बन सकता था। एक बच्चा जो चुपचाप बैठकर बड़ों को देखता था, वो ओझा या चिकित्सक बन सकता था। कोई ये नहीं पूछता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। आप बस कुछ बन जाते थे, अपने जीवन कौशल और सामान्य भाग्य पर निर्भर करते हुए। बड़े बच्चे घर के कामों में मदद करते थे, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे, पानी भरते थे, मांस सुखाने के लिए चिड़ियों को भगाते थे। 10 साल की उम्र तक उन्हें समाज का अर्ध कार्यात्मक सदस्य माना जाता था। अब भी परेशान करने वाला, लेकिन अब उपयोगी। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन बच्चे अवलोकन, दोहराव और कीचड़ में परीक्षण के माध्यम से सीखते थे। उनके पास खिलौने नहीं थे, उनके पास प्रकृति थी, और प्रकृति सुरक्षा लेबल के साथ नहीं आती थी। शिकार करने, इकट्ठा करने, खुरचने, जंगली जानवरों से बचने और बिना बेहोश हुए पालन पोषण करने के एक लंबे दिन के बाद आदिम मानवों को आखिरकार उस समय का आनंद मिला जिसे हम आराम कह सकते हैं। बेशक पुरापाषाण काल का सामाजिक जीवन सिर्फ वाइन चखने और नाश्ते तक ही सीमित नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो जरूर था। सामाजिक गतिविधियों का केंद्र अग्नि थी। जब सूरज ढल जाता और दृश्यता कम हो जाती तो लोग आग के चारों ओर चक्कर लगाते, इस उम्मीद में कि कहीं आप किसी सोते हुए कुत्ते से न टकरा जाएं। पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यही गर्मी और रोशनी का एकमात्र स्रोत था जो काटता नहीं था। फिर भी ये आदिवासियों के लिए एक मिलन स्थल था। हर कोई यहाँ खाने, बातें करने और आराम करने आता था। शाम की बातचीत मौसम के बारे में छोटी मोटी बातें नहीं होती थीं, ये कहानी सुनाने के सेशन होते थे। लोग दिन भर की घटनाओं को साझा करते, शिकार के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते और आत्माओं, पूर्वजों या एक बार मछली का पीछा करते हुए नदी में गिर जाने की कहानियां सुनाते। कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये ज्ञान का हस्तांतरण था। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, शिकार के लिए अच्छी जगहें कहाँ हैं, ये सब कहानियों में लिपटा हुआ नाटकीय घुरघुराहटों और हाथ हिलाने के साथ। संगीत और नृत्य भी होते थे, हालांकि उनका कोई खास तालमेल नहीं होता था। कोई दो पत्थरों को लयबद्ध तरीके से आपस में टकराता, कोई गुनगुनाता या मंत्रोच्चार करता, और अचानक 3 बच्चे गोल गोल घूमने लगते क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं किया था। वाद्य यंत्रों में खोखली हड्डियां, ऊंचे ढोल और सचमुच कोई भी ऐसी चीज शामिल थी जिससे थोड़ी सी भी संतोषजनक ध्वनि निकलती। शेखी बघारना भी सामाजिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। अगर किसी को शिकार में सफलता मिलती तो वे बार बार उसका जिक्र करते। अगर उन्होंने कोई नुकीला औजार बनाया होता तो वे यूं ही उसे दिखाते मानो उन्हें इसकी परवाह ही न हो। सामाजिक हैसियत का मतलब दौलत नहीं बल्कि हुनर होता था। कौन शिकार कर सकता था, कौन नेतृत्व कर सकता था, कौन अपनी भौहें जलाए बिना आग जलाए रख सकता था। और छेड़खानी, ओह ऐसा हुआ भी। ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए रोमांटिक इशारे अक्सर सूक्ष्म होते थे। खाना बांटना,
किसी के पास बैठना या जब वे गोबर के ढेर को दुर्लभ जड़ समझ लें तो हंसना नहीं। रिश्ते धीरे धीरे बनते थे और आमतौर पर इस शांत समझ के साथ कि तुमने आज मुझ पर पत्थर नहीं फेंका, ये एक अच्छा संकेत होता था। प्रेमालाप सूक्ष्म व्यावहारिक होता था और आमतौर पर इसमें कविता से ज्यादा घुरघुराहट शामिल होती थी। फिर भी आदि मानव किसी न किसी तरह साझेदारी बनाने का तरीका निकालने में कामयाब रहे। सुगंधित मोमबत्तियों या ड्यूडेंट के पूर्ण अभाव के बावजूद प्रेमालाप का पहला चरण निकटता थी। आप लगभग 20 से 40 लोगों के एक छोटे से समूह में रहते थे, जिसका मतलब था कि आपका डेटिंग पूल मूल रूप से वे लोग थे जिन पर पहले किसी और ने कब्जा न कर लिया हो या जो आपसे संबंधित न हो। आदर्श नहीं, लेकिन टिंडर का कोई प्रागैतिहासिक संस्करण नहीं था, सिवाय इसके कि आप भुनी हुई गिलहरी का एक ही टुकड़ा चबाते हुए आंखें मिलाएं। छेड़खानी चुपचाप होती थी और आज के मानकों के हिसाब से अजीब सी लगती थी। खाना बांटना एक बड़ी बात थी। अगर कोई आपको मांस का सबसे बढ़िया टुकड़ा या मुट्ठी भर जामुन दे देता था, जिसे तकनीकी रूप से उसे छोड़ना नहीं था, तो वह रुचि थी। किसी की खाल खुरचने या पानी ढोने में मदद करना। और हरी झंडी भी। प्रारंभिक रोमांस वाक पटुता पर आधारित नहीं, बल्कि प्रयास पर आधारित था। रूप रंग मायने रखता था, लेकिन एक हद तक ही। आपको आपके पहनावे से नहीं आंका जाता था। हर कोई किसी न किसी तरह के फर और मिट्टी के कपड़े पहनता था। मायने रखती थी आपकी जीवित रहने की क्षमता। एक अच्छे शिकारी या कुशल भोजन संग्रहकर्ता को साथी को आकर्षित करने का मौका उस व्यक्ति से ज्यादा होता था जो दिन भर आग के पास बैठकर संदिग्ध दिखने वाली मूर्तियां गढ़ता रहता था। जोड़े के बंधन अक्सर लंबे समय तक चलते थे, लेकिन हमेशा स्थायी नहीं। लोग सहयोग, बच्चों का पालन पोषण, खाना बांटना और कड़ाके की सर्दी में साथ रहने के लिए साथ रहते थे। अगर ये कारगर नहीं होता तो एक शांत अलगाव हो जाता था। कोई कागजात नहीं, बस कम साझा काम और सामूहिक भोजन के दौरान ज्यादा अजीब सी खामोशी। यौन संबंध शायद आधुनिक मान्यताओं की तुलना में ज्यादा लचीले थे। कुछ मानव शास्त्रियों का सुझाव है कि आदि मानव बाद के कृषि समाजों की तुलना में कम अधिकार बोध वाले थे। समूह की गतिशीलता, जीवित रहने की जरूरतें और गतिशीलता अक्सर व्यक्तिगत ईर्ष्या से ज्यादा रिश्तों के मानदंडों को आकार देती थीं। और जाहिर है, कोई प्रेम गीत नहीं थे, बस शांत संगति, एक साझा कंबल और ये आपसी समझ कि आप दोनों में से कोई भी अकेले नहीं खाना चाहता था। ये भले ही रोमांटिक न लगे, लेकिन ये कारगर था। पूरा पाषाण युग के जोड़े परिवार बनाते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे और तूफानों से गुजरते थे। और ये सब इस बात पर बहस किए बिना कि बर्तन धोना कौन भूल गया, मात्र इसलिए क्योंकि बर्तन होते ही नहीं थे। शिकार करने, इकट्ठा करने और न मरने की निरंतर आवश्यकता के बावजूद आदि मानव ने अभी भी कुछ अद्वितीय मानवीय कला के लिए समय निकाला। और जबकि उनके पास गैलरी, संग्रहालय या बहुत अमूर्त प्रयास नहीं थे, उनके पास दीवारें थीं, बड़ी ठंडी गुफा की दीवारें, और स्पष्ट रूप से वे सजावट के लिए भीख मांग रही थीं। सबसे पुराने ज्ञात गुफा चित्रों की तारीख 30,000 साल से भी अधिक है, जिनमें प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक फ्रांस के लस्को और चावेट जैसी जगहों पर पाए गए हैं। ये रैंडम डूडल नहीं थे। उनमें बाइसन, हिरण, घोड़े और विशालकाय जानवर अक्सर आश्चर्यजनक सटीकता और गति से बनाए गए थे। कुछ में रेखाएं थीं जो गति दिखाती थीं, अन्य में बिंदु, हाथ के निशान या प्रतीक थे जिनका अर्थ हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कौन से टूल इस्तेमाल किए? जी हाँ, प्रागैतिहासिक लोगों ने एयर ब्रशिंग का आविष्कार मोटरसाइकिलों पर आने से बहुत पहले कर लिया था। औजार, खाल, आग लगाने का सामान, खाना अगर कुछ बचा हो, और बच्चों, सबको पैक करके पीठ पर ढोना पड़ता था। कोई सूटकेस नहीं थे, बस चमड़े के बैग या बुने हुए कपड़ों से बनी टोकरियां। और मौसम को मत भूलना, सफर का मतलब था खुलापन, बारिश, हवा, बर्फ, सब कुछ सहना पड़ता था। शायद किसी थके हुए 5 साल के बच्चे को यह समझाने की कोशिश करते हुए कि हाँ, उसे फिर से ऊपर की ओर चलना होगा। नेविगेशन नक्शों से नहीं होता था। लोग याददाश्त, लैंडमार्क, तारों के पैटर्न, जानवरों के पैरों के निशान और पीढ़ियों से चले आ रहे मौखिक ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। वो पहाड़ जो सोते हुए भालू जैसा दिखता है, या नदी का वो मोड़ जिससे अजीब सी गंध आती है, सड़क के संकेतों के जितना करीब हो सके उतना करीब होते थे। समूह की आवाजाही व्यवस्थित होनी चाहिए थी। स्काउट्स खतरों का पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते थे। बाकी सभी लोग सावधानी से, अक्सर एक कतार में चलते थे।
अगर कोई घायल हो जाता तो पूरा समूह धीमा हो जाता। अगर मौसम बदलता तो आपको जल्दी से आश्रय मिल जाता। गति जरूरी थी, लेकिन साथ रहना भी उतना ही जरूरी था। प्रागैतिहासिक जंगल में अलग अलग रहना शायद ही संभव होता था। इन सब के बावजूद लोगों ने काफी दूर तक यात्राएं की। जीवाश्म और कलाकृतियां दर्शाती हैं कि पुरापाषाण काल के मानव पैदल ही महाद्वीपों के पार प्रवास करते थे। न कोई जीपीएस, न पानी की बोतलें, न स्पॉटिफाई, बस जिंदा रहने की जगह, पैरों में दर्द और अगली पहाड़ी के पार क्या है ये देखने की अदम्य मानवीय इच्छा। शिकार करने, इकट्ठा करने, पैदल चलने, पालन पोषण, औजार ठीक करने और आमतौर पर न मरने के एक लंबे दिन के बाद आदि मानव अपना दिन सिर्फ एक ही जगह पर समाप्त करते थे, जो समझ में आती थी, आग के पास। सूरज तेजी से ढल जाता था और बिना बिजली की रोशनी या लालटेन के अंधेरा तेजी से और बिना किसी रुकावट के छा जाता था। तभी समूह रात के अंतिम चरण के लिए तैयार होता था। आराम और जिंदा रहने की देखभाल बराबर बराबर। अगर आप भाग्यशाली रहे तो रात के खाने में भुना हुआ मांस, उबली हुई जड़ें या कोई भी खाने योग्य चीज जो पहले नहीं बची थी शामिल होती थी। खाना सामूहिक रूप से बांटा जाता था। सब लोग एक खुले घेरे में झुके हुए या पालथी मारकर बैठते थे। हाथों, हड्डियों या कभी कभार नुकीली छड़ी से खाते थे। कोई औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, लेकिन अलिखित नियम जरूर लागू होते थे। उदाहरण के लिए, आखिरी निवाला तब तक न छीने जब तक कि आपने ही उसे भाले से न मारा हो। खाने के बाद लोग बातें करते थे, सिर्फ बचने की योजनाएं या खाने पीने की व्यवस्थाएं ही नहीं। वे स्टोरियां, मिथक, यादें और उस आदमी के बारे में चेतावनी भरी कहानियां सुनाते थे जिसने एक साही को गले लगाने की कोशिश की थी। मौखिक कहानियां सुनाना नेटफ्लिक्स का पूरा पाषाणकालीन वर्जन था, बिना बफरिंग के। ये कहानियां ज्ञान बांटती थीं, बच्चों का मनोरंजन करती थीं और शायद सबके शिकार करने के कौशल को कम से कम 30% तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थीं। कभी कभी गायन होता था, लयबद्ध, सहज, संयोग या आवाजों के बीच पुकारें। एक हड्डी का टुकड़ा बांसुरी, खोखला लट्ठा, ढोल का भी काम कर सकता था। संगीत परिष्कृत नहीं था, लेकिन जरूरी भी नहीं था। ये ठंड को थोड़ी देर तक दूर रखता था। अब तक ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से थक चुके थे। दिन में गहरी दार्शनिक चर्चाओं के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बचती थी। बच्चे पहले सो जाते थे, माता पिता के पास या फर के ढीर में दुबके हुए। बड़े देर तक रुके रहते, आग में ऐसे घूरते रहते जैसे उसमें जवाब छिपे हों, या शायद बस यूं ही खो जाते। वही बात, सोने से पहले कोई ना कोई हमेशा आग देखता रहता था, समूह का अनामिक नायक। अगर लपटें धीमी दिखती तो उन्हें खाना खिलाया जाता, अगर हवा का रुख बदलता तो अवरोधों को समायोजित किया जाता, और अगर कोई जांच करना भूल जाता तो सुबह सबसे पहले उसे इसकी सूचना मिलती। दिसंबर 1938 में दो जर्मन वैज्ञानिकों ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्राटमैन ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की और नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने न सिर्फ तत्व को बदला बल्कि उसे विभाजित भी कर दिया था। परमाणु विखंडन की अभी अभी खोज हुई थी। इस प्रयोग की खबर वैश्विक भौतिकी समुदाय में बिजली की तरह फैल गई, और हालांकि इसके निहितार्थ अभी भी सैद्धांतिक थे, एक बात तुरंत स्पष्ट हो गई थी। अगर मछलियों को नियंत्रित किया जा सके तो वे अकल्पनीय शक्ति का विस्फोट कर सकती हैं, और इसने वैज्ञानिक जगत को, खासकर अमेरिका को, भयभीत कर दिया था। क्योंकि नाजी जर्मनी, जो पृथ्वी के कुछ सबसे प्रतिभाशाली भौतिकविदों का घर था, ने प्रलयकारी हथियार की ओर पहला कदम उठाया था। यूरोप से भागे एक हंगेरियन यहूदी भौतिकविद लियो सिलार्ड ने तुरंत इस खतरे को भांप लिया था। अगर हिटलर के वैज्ञानिक पहले परमाणु बम बना लेते तो दुनिया न सिर्फ एक युद्ध हार जाती बल्कि अपना भविष्य भी गंवा देती। अपने शरणार्थी साथी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जिलार्ड ने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें चेतावनी दी गई थी कि जर्मन शायद ठीक इसी पर काम कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये पत्र अक्टूबर 1939 में पहुंचा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के 2 महीने से भी कम समय बाद। रूजवेल्ट ने कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज भी नहीं किया। उन्होंने यूरेनियम पर एक सलाहकार समिति बनाई। धन धीरे धीरे आने लगा। शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु भौतिकी को युद्ध के हथियार के रूप में गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था। ये जल्द ही बदल गया। 1941 तक ब्रिटेन ने बम की व्यावहारिकता की पुष्टि कर दी थी। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था।
और जो एक अस्पष्ट चिंता के रूप में शुरू हुआ था वो अचानक एक उच्च दाब वाली समय संवेदनशील दौड़ बन गई। जनरल लेस्ली ग्रोव्स का प्रवेश, एक गंभीर सैन्य व्यक्ति जिसने अभी अभी पेंटागन का निर्माण किया था, उन्हें 1942 में नवनिर्मित मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ग्रोव्स ने विज्ञान का नेतृत्व करने के लिए एक युवा तेज तर्रार सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी को लाया, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। प्रतिभाशाली, विवादास्पद, आदर्शवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही सांस में कण संभावनाओं की गणना कर सकता था और संस्कृत कविता को उद्धृत कर सकता था। साथ में उन्होंने वो शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, $2 बिलियन का जुआ जो हमेशा के लिए युद्ध की प्रकृति और दुनिया के भाग्य को बदल देगा। मैनहट्टन परियोजना सिर्फ एक विज्ञान परियोजना नहीं थी, ये एक साम्राज्य था। असंभव को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सरकार ने पूरे देश में गोपनीयता के आवरण में फैली एक पूरी छिपी हुई सभ्यता का निर्माण किया। परियोजना के बाहर किसी को भी इसका असली उद्देश्य नहीं पता था, अंदर के अधिकांश लोग भी नहीं जानते थे। इस रहस्यमय दुनिया के केंद्र में 3 मुख्य स्थल थे। पहला, लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको। इनमें से कई यूरोपीय आप्रवासी थे जो फांसीवाद से भाग रहे थे, कुछ को तो पता ही नहीं था कि वो असल में क्या बना रहे हैं। दूसरा, ओकी रिज, टेनेसी, जहां पूरे कारखाने कई फुटबॉल मैदानों जितने लंबे एकदम से बनाए गए थे। उनका मिशन यूरेनियम को समृद्ध करना था, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 2 तत्वों में से एक था। समस्या ये थी कि यूरेनियम 235 बेहद दुर्लभ था, प्राकृतिक यूरेनियम के 1% से भी कम। इसलिए इंजीनियरों ने हर संभव कोशिश की, गैसीय विषरण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, यहाँ तक कि कैलोट्रॉन भी। हजारों मजदूर, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, ऐसी मशीनें चला रही थीं जिन्हें वो समझते ही नहीं थीं। उन्हें पता ही नहीं था कि वो बम के ईंधन को समृद्ध करने में मदद कर रहे हैं। तीसरा, हैंडफोर्ड, वॉशिंगटन, जहां प्लूटोनियम का प्रजनन हुआ। ये बम तक पहुंचने का दूसरा रास्ता था। प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से उपयोग योग्य मात्रा में नहीं पाया जाता था, लेकिन कहीं भी बनाए गए विशाल परमाणु रिएक्टरों में इसे बनाने के लिए यूरेनियम पर बमबारी की जा सकती थी। फिर इसे निकालना, परिष्कृत करना और हथियार बनाने के लिए लॉस एलामोस भेजना पड़ता था। रिएक्टर 24 घंटे चलते रहते थे, एक नया तत्व और नए नए बुरे सपने पैदा करते थे। विकिरण रिसाव, प्रदूषण और परमाणु युग के पर्यावरणीय नुकसान सब यहीं से शुरू हुए। मैनहट्टन परियोजना पर 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने काम किया, जो उस समय अमेरिका के कुछ राज्यों की आबादी से भी ज्यादा थी। उन्होंने गुप्त शहर बनाए जिनमें आवास, स्कूल, दुकानें और सुरक्षा बाड़े थीं। डाक पर सेंसरशिप थी, फोन कॉल्स पर नजर रखी जाती थी। मजदूरों को सिर्फ वही बताया जाता था जो उन्हें जरूरी था। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को भी इस परियोजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जब तक वे राष्ट्रपति नहीं बन गए। ये सिर्फ एक विज्ञान परियोजना नहीं थी, ये औद्योगिक, सैन्य, नौकरशाही और पूरी तरह से मानवीय थी। लोग प्यार में पड़े, बच्चे पैदा किए, दुर्घटनाओं का शिकार हुए, ऊबे और मर गए। ये सब एक ऐसे आविष्कार की खातिर जिसका वो नाम नहीं बता सकते थे। ये परियोजना एक छिपा हुआ अमेरिका बन गई थी और ये दिन ब दिन इतिहास के सबसे घातक हथियार के निर्माण के और करीब पहुंच रही थी। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कोई आम सैन्य ठेकेदार नहीं थे, वो कोई आम वैज्ञानिक भी नहीं थे। प्रतिभाशाली, अनिश्चित, कुलीन और गहन दार्शनिक ओपेनहाइमर 6 भाषाएं बोलते थे, भगवत गीता के उदाहरण देते थे और लगातार धूम्रपान करते थे। उनकी जबान तेज थी, स्वास्थ्य नाजुक था और सैद्धांतिक पहेलियों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता थी जो बाकियों को हैरान कर देती थी। कई लोगों को वो भौतिक विज्ञानी से ज्यादा कवि लगते थे, लेकिन दबाव में वो लॉस एलामोस को एक सूत्र में बांधे रखने वाली गोंद की तरह थे। जनरल ग्रोव्स द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक निदेशक नियुक्त किए जाने पर ओपेनहाइमर ने जल्द ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एकेडमिक से बढ़कर हैं। उन्हें लोगों और राजनीति की सहज समझ थी। वफादारी जगा सकते थे और अहंकार को नियंत्रित कर सकते थे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि वे दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ काम कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास नोबेल पुरस्कार स्तर की बुद्धि और उसके अनुरूप प्रतिष्ठा थी। लेकिन उनका एक सियाह पक्ष भी था।
ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों, जिनमें उनके भाई और उनकी प्रेमिका जीन टैटलॉक भी शामिल थे, के साथ उनके पूर्व संबंधों ने सैन्य खुफिया विभाग के लिए घंटी बजा दी थी। ग्रोव्स ने आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और ओपेनहाइमर के साथ आगे बढ़े, लेकिन उनके बारे में फाइलें मोटी थीं और बढ़ती ही जा रही थीं। फिर भी सैद्धांतिक भौतिकी कैसे भौतिक मशीनरी बन सकती है, इसकी कल्पना करने की ओपेनहाइमर की क्षमता ने उन्हें अपरिहार्य बना दिया। लॉस एलामोस में वे करिश्मे और जुनून के मिश्रण के साथ नेतृत्व करते थे। अक्सर रात में बस कुछ ही घंटे सोते थे। वे चॉकबोर्ड और बैठकों के बीच दौड़ते रहते, सूत्र लिखते, डिजाइनों पर बहस करते और भोर तक लगातार सिगरेट पीते रहते। वे हर चीज के केंद्र में थे, परमाणु विन्यास, बम आवरण डिजाइन, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर, यहां तक कि ब्रीफिंग में बैठने की तालिकाएं भी। उन्हें इसके परिणामों का भी गहरा एहसास था। ओपेनहाइमर का मानना था कि नाजियों को बम बनाने में हराना नैतिक रूप से जरूरी था। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में युद्ध समाप्ति के करीब आया और जर्मनी का परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त होता गया, वे बेचैन होते गए। बम अब सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं रहा, ये एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। ये विरोधाभास उन्हें सताता रहा। उन्होंने उस युग के महानतम दिमागों को एक अभूतपूर्व विनाश के लिए बुलाया था। हर सफलता उन्हें जीत के करीब नहीं, बल्कि एक ऐसी रेखा के करीब ले जा रही थी जिसे एक बार पार करने के बाद फिर कभी नहीं खोला जा सकता था। निजी तौर पर ओपेनहाइमर दुविधा में रहे, सार्वजनिक तौर पर वे केंद्रित रहे। जैसे जैसे टीम ने बम के डिजाइन को अंतिम रूप दिया, एक भयावह सच्चाई स्पष्ट होती गई। वे सिर्फ युद्ध को नहीं बदल रहे थे, वे सत्ता के साथ मानवता के रिश्ते की प्रकृति को भी बदल रहे थे। 1944 के अंत तक सिद्धांत की जगह ब्लूप्रिंट ने ले ली थी। ब्लूप्रिंट हिस्से बन गए, हिस्से प्रोटोटाइप बन गए। मैनहट्टन परियोजना अब एक प्रयोग नहीं थी, ये आर्मागेडन के लिए एक असेंबली लाइन थी। लेकिन परमाणु बम बनाना टैंक या विमान बनाने जैसा नहीं था। ये एक अनजाना क्षेत्र था और कुछ भी आसान नहीं था। लॉस एलामोस के इंजीनियर, मशीनिस्ट और भौतिक विज्ञानी अब दो प्रकार के बमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। प्रत्येक की अपनी भयावह जटिलता थी। पहला यूरेनियम बम था, जिसका उपनाम लिटिल बॉय था। ये बंदूक जैसी प्रणाली के सिद्धांत पर निर्भर था। यूरेनियम 235 के एक टुकड़े को दूसरे में तेज गति से दागें तो आपको एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया मिलती है, जो अवधारणा में सरल, व्यवहार में भयानक। समृद्ध यूरेनियम ओक रिज, टेनेसी से थोड़ी कड़ी मेहनत से अर्जित मात्रा में आता था। प्रत्येक ग्राम के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था और उन्हें 60 किलोग्राम से अधिक की आवश्यकता थी। प्रत्येक गणना सही होनी चाहिए थी। कोई परीक्षण नहीं होगा, लिटिल बॉय सीधे युद्ध के मैदान में जाएगा। दूसरा बम फैटमैन प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता था, लेकिन प्लूटोनियम अधिक पेचीदा था। बंदूक जैसी डिजाइन काम नहीं करेगी। इसका मतलब था कि सटीक समय पर लगाए गए विस्फोटक लेंस प्लूटोनियम कोर को माइक्रोसेकंड में एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान में संपीड़ित कर देंगे। ये स्टील की गेंद को बिना तोड़े डायनामाइट का उपयोग करके सभी तरफ से एक समान कुचलने की कोशिश करने जैसा था। मामले को और बदतर बनाने के लिए प्लूटोनियम विषाक्त, अस्थिर और नया आविष्कारित था। वैज्ञानिक अत्यधिक रहस्यता और तनाव में काम करते थे। दुर्घटनाएं हुईं। 1945 में भौतिक विज्ञानी हैरी डागालियन ने गलती से एक टंगस्टन ईंट को प्लूटोनियम कोर में गिरा दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने विकिरण की एक घातक खुराक अवशोषित की और हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। डेमन कोर, जैसा कि इसे कहा जाता था, ने महीनों बाद एक और वैज्ञानिक लुइस लॉटन को एक ऐसी ही दुर्घटना में मार दिया। आगे बढ़ने का हर एक कदम शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से कीमत चुकाता था। इस बीच समय बीत रहा था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जापान लड़ता रहा और वॉशिंगटन परिणाम चाहता था। लॉस एलामोस के वैज्ञानिक जानते थे कि वे क्या बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये कहाँ जाएगा या ये किसे मारेगा। वर्कशॉप के अंदर अंतिम टुकड़े एक साथ आ रहे थे। धातु के आवरण, सटीक डेटो। जिस बम का उन्होंने परीक्षण किया वो प्लूटोनियम विस्फोट डिजाइन वाला था, फैटमैन जैसा ही। इसका पहले कभी परीक्षण नहीं किया गया था। लिटिल बॉय के विपरीत, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि यह सरल भौतिकी के आधार पर काम करेगा, फैटमैन का जटिल विस्फोट तंत्र इसे अप्रत्याशित बनाता था। ये विफल हो सकता था, बुझ सकता था, या ये उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर सकता था।
तनाव चरम पर था। ओपेनहाइमर, ग्रोव्स और सैकड़ों वैज्ञानिक विस्फोट स्थल से मीलों दूर अवलोकन बिंदुओं पर एकत्र हुए। कई लोगों ने वेल्डिंग गॉगल्स पहने थे, कुछ ने अपने चेहरों पर सनस्क्रीन लगाई हुई थी, इस उम्मीद में कि ये उन्हें उस अनजान रोशनी से बचाएगा जो पैदा होने वाली थी। अन्य लोग इस बात पर दांव लगा रहे थे कि क्या विस्फोट से वातावरण में आग लग जाएगी। अब ये बेतुका लग सकता है, लेकिन उस समय वे सचमुच निश्चित नहीं थे। विस्फोट के ठीक उसी क्षण रेगिस्तान में सूरज से भी तेज चमक के साथ विस्फोट हुआ। सदमे की लहर ने लोगों को चौंका दिया। गर्मी 10 मीटर से भी दूर तक महसूस की जा सकती थी। एक मशरूम जैसा बादल 40,000 फीट ऊपर आसमान में उठ गया, मानो धरती रुक गई हो। एक पर्यवेक्षक ने इसे दुनिया के जन्म के समय मौजूद बताया। दूसरे ने कहा कि ऐसा लगा जैसे नर्क के द्वार खुल गए हों। ओपेनहाइमर खुश नहीं हुए। उन्होंने भगवद गीता की एक पंक्ति फुसफुसाई, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का संहारक। परीक्षण सफल रहा, एक भयावह और निर्विवाद सफलता। इसने पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब एक ऐसा हथियार है जो पूरे शहरों को सेकंडों में नष्ट कर सकता है। लेकिन इसने एक गहन नैतिक मूल्यांकन की शुरुआत को भी चिन्हित किया। तस्वीरें ली गईं, माप दर्ज किए गए। कांच जैसी रेत, जिसे अब ट्रिनिटाइट कहा जाता है, ग्राउंड जीरो पर बनी। लेकिन जो सबसे ज्यादा बना रहा वो वैज्ञानिक डेटा नहीं था, ये सन्नाटा था, विस्मय और ये सताती हुई जागरूकता कि मानव जाति ने एक ऐसी दहलीज पार कर ली है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। परीक्षण की खबर को कसकर बंद कर दिया गया था। राष्ट्रपति ट्रूमैन, सवाल ये नहीं था कि वे इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, बल्कि ये था कहां और कब। ट्रिनिटी परीक्षण की 1 महीने से भी कम समय के बाद सैद्धांतिक भयावहता वास्तविक हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब 2 कार्यशील बम थे और एक भाग्यवादी निर्णय लेना था। 6 अगस्त 1945 को एनोला गे नामक एक B-29 बमवर्षक विमान ने टिनियन द्वीप से उड़ान भरी। इसका पेलोड लिटिल बॉय यूरेनियम बम था। लक्ष्य हिरोशिमा, एक सैन्य महत्व का शहर, लेकिन नागरिकों से भी भरा हुआ। सुबह 8:15 पर बम छोड़ा गया। 43 सेकंड बाद आकाश में विस्फोट हुआ। विस्फोट ने शहर के 5 वर्ग मील को समतल कर दिया। उपकेंद्र पर तापमान 7,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। 70,000 से अधिक लोग तुरंत मर गए, वाष्पीकृत या कुचले गए। आग भड़क उठी। दुनिया ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी युद्ध जारी रहा। जापान के नेता हिचकिचा रहे थे, कुछ आत्मसमर्पण चाहते थे, कुछ शर्तें चाहते थे। अमेरिका ने चुप्पी को प्रतिरोध समझकर दूसरा हमला करने की तैयारी कर ली। 9 अगस्त को प्लूटोनियम बम फैटमैन को एक और B-29 बॉक्स कार में लादा गया। मुख्य निशाना काकुरा था, लेकिन बादलों के कारण बदलाव जरूरी हो गया। बम सुबह 11:02 पर नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी की जमीन ने विस्फोट को कुछ हद तक सीमित रखा, लेकिन तबाही फिर भी भयावह थी। लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। विस्फोट ने कारखानों, घरों, मंदिरों को तहस-नहस कर दिया। एक बार फिर अगले दिनों में हजारों लोग और जलने, त्रास और विकिरण से दम तोड़ देंगे। कुछ ही घंटों में जापानी मंत्रिमंडल की बैठक अफरा-तफरी में हुई। स्वयं सम्राट हिरोहितो ने हस्तक्षेप किया। इतिहास में पहली बार किसी जापानी सम्राट ने अपनी जनता से सीधे बात की और बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन बहस अभी शुरू हुई थी। क्या बमों ने युद्ध का अंत कर दिया या उन्होंने कुछ और बुरा शुरू कर दिया? क्या वे जरूरी थे या शक्ति का एक भयावह प्रदर्शन? कुछ वैज्ञानिकों ने शहर में हड़ताल की बजाय प्रदर्शन की गुहार लगाई थी। उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया। जनरल ग्रोव्स जैसे अन्य लोग तो उन्हें जरा भी पछतावा नहीं था। दुनिया एक नई वास्तविकता में प्रवेश कर चुकी थी, जहां पूर्ण विनाश की धमकी से शांति स्थापित की जा रही थी। बम ने मिलिट्री रूप से तो अपना काम किया ही था, नैतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से भी। ये सवाल पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। प्रकाश की 2 कौंधों में जो निर्विवाद था वो ये कि 20वीं सदी विभाजित हो गई थी। बम से पहले की दुनिया थी और उसके बाद जो कुछ आया। मशरूम के बादल अभी छटे ही थे कि दुनिया, और खासकर जिसमें लोग शामिल थे, जो कुछ हुआ था उससे जूझने लगे थे। लॉस एलामोस में जश्न शांत था। हाँ, बम ने काम किया। हाँ, युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन विनाश के पैमाने ने इसे बनाने वालों को भी स्तब्ध कर दिया। जले हुए शवों और ध्वस्त शहरों की तस्वीरें प्रयोगशालाओं तक पहुंच गईं। बचे हुए लोगों की कहानियां धीरे धीरे आने लगीं।
जिन वैज्ञानिकों ने कभी इस हथियार को बनाने में अपनी प्रतिभा झोंकी थी, वे अब नैतिक रूप से रसातल में जा रहे थे। कई लोगों को लगा कि उन्होंने अपनी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी चीज को उजागर कर दिया है। खासतौर पर ओपेनहाइमर टूट गए थे। हालांकि कभी मैनहट्टन परियोजना का करिश्माई केंद्र रहे, अब वे कैसे व्यक्ति थे जो खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे थे। युद्ध के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रूमन के साथ एक बैठक में उन्होंने कथित तौर पर कहा, राष्ट्रपति महोदय, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं। उनके कर्मचारियों के अनुसार ट्रूमैन निराश थे। बाद में उन्होंने ओपेनहाइमर को रोने वाला वैज्ञानिक कहा। लेकिन नैतिक संकट किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। लियो सिलार्ड और जेम्स फ्रैंक जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियारों पर पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की मांग करते हुए याचिकाएं प्रसारित की। उन्होंने चेतावनी दी कि गोपनीयता और अनियंत्रित शस्त्रागार हथियारों की होड़ को जन्म देंगे। उनकी रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बजाय अमेरिका ने परमाणु अनुसंधान पर नियंत्रण कड़ा कर दिया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। शीत युद्ध की आग सुलगने लगी थी और सोवियत संघ, जो मैनहट्टन परियोजना के बारे में पहले से ही जानता था, व्यापक जासूसी के कारण अपना बम बनाने की होड़ में था। इस बीच मैनहट्टन परियोजना के कई कर्मचारी, खासतौर पर ओकरिज और हैनफोर्ड के, अक्सर पहली बार ये जानने लगे कि वे किसका हिस्सा थे। कुछ को गर्व था तो कुछ भयभीत। जनता भी बटी हुई थी। अमेरिकी अखबारों ने युद्ध की समाप्ति पर खुशी मनाई, लेकिन धीरे धीरे हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें सामने आने लगी। सवाल उठने लगे, क्या जापान को किसी और तरीके से आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सकता था? क्या दोनों बम जरूरी थे? ये न्याय था या प्रतिशोध? और फिर विकिरण की वास्तविकता सामने आई। बम विस्फोटों के बचे हुए लोग, जिन्हें हिबुशिया के नाम से जाना जाने लगा, जलने, कैंसर, गर्भापात और आजीवन कलंक का शिकार हुए। नतीजों पर अध्ययन शुरू हुआ। दीर्घकालिक नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये पीढ़ियों पर चला। डीएनए क्षति, जन्म दोष, मनोवैज्ञानिक आघात। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन परिणाम अभी शुरू ही हुए थे। मैनहट्टन परियोजना ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन अपने पीछे दुख, गोपनीयता और नैतिक भ्रम की एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो परमाणु युग की पहचान बनेगी। विज्ञान ने एक बाधा को तोड़ दिया था, लेकिन मानवता अभी तक उस तक नहीं पहुंची थी। हालांकि बम गुप्त रेगिस्तानों और छिपी हुई प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा था, लेकिन ये उतना गुप्त नहीं था जितना अमेरिकी सरकार ने उम्मीद की थी। अमेरिका अपने नए परमाणु प्रभुत्व का जश्न मना रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा में दरारें पहले ही चौड़ी होने लगी थीं और सोवियत एजेंट पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। मैनहट्टन परियोजना लगभग शुरू से ही खतरे में थी। सोवियत जासूसी नेटवर्क की बदौलत सोवियत संघ को बम गिराए जाने से बहुत पहले ही इसके बारे में पता चल गया था। लॉस एलामुस में कार्यरत सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी क्लाउस फुक्स जैसे प्रमुख वैज्ञानिक चुपचाप हथियार के डिजाइन की जानकारी सीधे मॉस्को तक पहुंचा रहे थे। फुक्स की जानकारी इतनी सटीक थी कि सोवियत इंजीनियरों ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने अपना बम बनाते समय उसके डेटा को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया था। वो अकेला नहीं था। अमेरिकी नागरिक जूलियस और एथिल रोसेनबर्ग पर सोवियत संघ को परमाणु रहस्य बताने का आरोप लगाया गया था। 1953 में उनके अंतिम मुकदमे और फांसी ने पूरे देश को झकझोर दिया और शीत युद्ध के इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गई। वे बलि का बकरा थे या असली देशद्रोही, इस पर बहस जारी है, लेकिन संदेश साफ था। परमाणु जिन्नी बाहर आ चुका था और अब किसी एक देश के हाथ में नहीं था। सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम 1949 में हिरोशिमा के ठीक 4 साल बाद विस्फोट किया। ये ज्यादातर अमेरिकी अधिकारियों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। दुनिया अब एक बहु परमाणु परिदृश्य बन चुकी थी और हथियारों की दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। अंतिम विनाश पर अमेरिका का एकाधिकार आधे दशक से भी कम समय तक चला था। इसके बाद एक नए तरह का युद्ध शुरू हुआ, गोलियों का नहीं बल्कि खतरनाक युद्ध का। अब राष्ट्रों के पास ऐसे हथियार थे जो एक ही वार में शहरों को तबाह कर सकते थे। संघर्ष का तर्क बदल गया। जीत का मतलब अब ये नहीं था कि किसके पास ज्यादा सैनिक हैं, इसका मतलब था कि कौन पहले परमाणु हमले से बच सकता है या बदले में एक ज्यादा घातक हमला कर सकता है।
वापस अमेरिका में भय का माहौल बढ़ गया। वफादारी की शपथ, पृष्ठभूमि की जांच, HEUAC की सुनवाई, रेड स्केयर। जिन वैज्ञानिकों को कभी राष्ट्रीय नायक कहा जाता था, उन पर आरोप लगे, उन्हें काली सूची में डाला गया और उनसे पूछताछ की गई। खुद ओपनहाइमर, जो बम के जनक थे, एक अपमानजनक सुनवाई में उनकी सुरक्षा मंजूरी छीन ली गई, जिसने उजागर किया कि राजनीतिक माहौल कितनी गहराई से बदल गया था। बम ने एक युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उसने एक नए, ज्यादा ठंडे, ज्यादा मनोवैज्ञानिक और कहीं ज्यादा खतरनाक युद्ध को भी जन्म दिया था। लॉस एलामोस की प्रयोगशालाओं से लेकर साइबेरिया के गुलाग तक एक नए युग की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा युग जहां सन्नाटा, संदेह और निगरानी का बोलबाला था और संपूर्ण विनाश का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। मैनहाटन परियोजना 1946 में समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। इसने दुनिया को वैज्ञानिक, सैन्य, राजनीतिक और नैतिक रूप से नया रूप दिया। ये कई मायनों में आधुनिक युग का जन्म था। एक ओर इस परियोजना ने एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धि को चिन्हित किया। इसने साबित किया कि सैद्धांतिक भौतिकी वैश्विक घटनाओं को आकार दे सकती है। शुद्ध अनुसंधान को परिष्कृत शक्ति में बदला जा सकता है। परमाणुओं को विभाजित करने वाले वही सिद्धांत आगे चलकर परमाणु ऊर्जा को शक्ति प्रदान करेंगे, अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्गदर्शन करेंगे और चिकित्सा को आगे बढ़ाएंगे। परमाणु भौतिकी आधुनिक विज्ञान की आधारशिला बन गई। दूसरी ओर इसने मानवता पर एक स्थायी छाया डाल दी। परमाणु हथियारों के आविष्कार ने न केवल एक युद्ध को समाप्त किया, इसने शांति को पुनर्परिभाषित किया। इतिहास में पहली बार मनुष्यों ने कुछ ऐसा बनाया जो खुद को पूरी तरह से मिटा सकता था। वो भयावह संभावना तब से हर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर मंडराती रही है। पारस्परिक विनाश की अवधारणा शीत युद्ध की कूटनीति की विकृत रीढ़ बन गई। दो महाशक्तियां जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थीं, एक ऐसे गतिरोध में फंसी हुई थीं जहां ट्रिगर दबाने का मतलब सभ्यता का अंत था। मैनहट्टन परियोजना ने एक वैश्विक हथियारों की होड़ को भी जन्म दिया। अमेरिका, सोवियत संघ, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, अनौपचारिक रूप से इजराइल और बाद में उत्तर कोरिया, सभी ने अपने अपने बम विकसित किए। नाजी जर्मनी को रोकने के लिए एक हताशा भरे दांव के रूप में शुरू हुआ ये बम वैश्विक सैन्यकरण का खाका बन गया। और फिर भी अपनी सारी तबाही के बावजूद इस बम का इस्तेमाल युद्ध में केवल 2 बार ही किया गया है। ये तथ्य अपने आप में भयानक और उल्लेखनीय दोनों है। ये एक विरोधाभास की ओर इशारा करता है। बम अंतिम हथियार है और इसकी भयावहता ही शायद इसका दोबारा इस्तेमाल ना होने का कारण हो सकती है। सांस्कृतिक रूप से मैनहट्टन परियोजना ने गहरे घाव छोड़े। फिल्म, साहित्य और दर्शन में इसने प्रगति की सीमाओं के साथ टकराव को जन्म दिया। क्या विज्ञान विवेक के बिना अस्तित्व में बना रह सकता है? क्या ज्ञान को उत्तरदायित्व से अलग किया जा सकता है? ओपनहाइमर जैसे व्यक्ति उस दुविधा के प्रतीक बने हुए हैं। ना खलनायक, ना नायक, बस इंसान, प्रतिभा और अपराध बोध, महत्वाकांक्षा और पछतावे के बीच फंसे हुए। 1965 में उन्होंने एक तरह के अशिष्ट भाव को प्रतिबिंबित किया जिसे कोई अश्लीलता, कोई हास्य, कोई अतिशयोक्ति पूरी तरह से मिटा नहीं सकती। भौतिकविदों ने पाप जाना है। आज मैनहट्टन परियोजना की विरासत हथियारों के भंडार में, अप्रसार संधियों में, निवारण के माहौल में और परमाणु भय द्वारा लागू की गई अशांत शांति में जीवित है। बम ने एक विश्व युद्ध तो समाप्त कर दिया, लेकिन उसने कुछ और भी शुरू किया। एक स्थायी नाजुक युग जहां दुनिया की किस्मत एक बटन दबाने पर टिक सकती है। प्राचीन मेसोपोटामिया में आप जो पहनते थे वो सिर्फ आपके शरीर को ढकने के बारे में नहीं था, वो आपकी पहचान को प्रसारित करने के बारे में था। आपका वर्ग, व्यवसाय, लिंग और यहाँ तक कि देवताओं के साथ आपकी निकटता आपके कपड़ों में प्रतिबिंबित होती थी। यहाँ फैशन एक विस्तृत नियम था और पुरोहित राजाओं से लेकर दासों तक सभी से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती थी। सुमेर, अकाद, बेबीलोन और असीरिया की आरंभिक सभ्यताओं ने वस्त्रों की विशिष्ट पदानुक्रम विकसित किए। पुरुषों के लिए वस्त्र ऊन या सन से बने साधारण स्कर्ट से लेकर लंबे विस्तृत किनारी वाले वस्त्र तक थे। ये वस्त्र प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। आपके पास जितनी अधिक परतें, चुन्नटें और कढ़ाई होती थी, आपको उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता था। राजघराने और कुलीन वर्ग अक्सर महंगे रंगों, गहरे लाल, बैंगनी और दुर्लभ खनिजों और पौधों से निकाले गए नील से रंगे लबादे पसंद करते थे। ये रंग केवल देखने में ही आकर्षक नहीं थे, इन्हें बनाना महंगा था,
इसलिए इन्हें पहनना धन और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। महिलाओं के वस्त्र भी कम प्रतीकात्मक नहीं थे। कुलीन महिलाएं बारीक बुने हुए गाउन पहनती थीं जो शरीर पर तिरछे लपेटे होते थे और अक्सर एक कंधा खुला छोड़ देते थे। किनारों पर सजावटी किनारी एक आवर्ती विशेषता थी। आभूषण अनिवार्य थे। सोने के हार, लापिस लाजुली की बालियां और कर्नेलियन मोतियों का उपयोग न केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए बल्कि दैविक कृपा या कुलीन वंश को दर्शाने के लिए भी किया जाता था। कंगन, पायल और केश विन्यास आध्यात्मिक विश्वासों और वैवाहिक स्थिति दोनों को दर्शाते थे। यहाँ तक कि केश विन्यास भी रणनीतिक होते थे। मेसोपोटामिया के पुरुष अपनी दाढ़ी पर गर्व करते थे, जिसे घुंघराला, तेल लगाया और कभी-कभी बारीक डिजाइन में सिला जाता था। दाढ़ी सिर्फ चेहरे के बाल नहीं थे, वे पुरुषत्व और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। वहीं महिलाएं अपने बालों को जूड़ा, चोटियां और विस्तृत लटों में बांधती थी। विग दोनों लिंगों द्वारा समारोह में या उच्च वर्ग द्वारा परिष्कार दिखाने के लिए पहने जाते थे। इत्र और सौंदर्य प्रसाधन अंतिम परत जोड़ते थे। त्वचा पर लगाने के लिए आमतौर पर लोहबान या देवदार की सुगंध वाले तेलों का इस्तेमाल किया जाता था। आंखों का मेकअप अक्सर कोयले से न केवल सुंदरता के लिए बल्कि बुरी आत्माओं और सूरज की तेज किरणों से सुरक्षा के लिए भी किया जाता था। और जूतों या उनके अभाव को भी न भूलें। ज़्यादातर मेसोपोटामियावासी नंगे पैर रहते थे, लेकिन कुलीन वर्ग कभी-कभी सिर्फ समारोह के लिए चमड़े या चांदी से बने चप्पल भी पहनते थे। मेसोपोटामिया में फैशन को तुच्छ नहीं माना जाता था। ये अत्यंत कार्यात्मक, प्रतीकात्मक था और धार्मिक और राजनैतिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता था। आप जो पहनते थे वो आपको ऊंचा उठा सकता था या आपको निंदित कर सकता था। 5000 साल पहले भी लोग जानते थे कि दिखावा केवल ऊपरी तौर पर नहीं होता, ये नियति होती है। प्राचीन मिस्र में फैशन एक दैवीय कार्य करता था। आप जो पहनते थे वो केवल धन या स्वाद का संकेत नहीं था, ये देवताओं से आपके संबंध को दर्शाता था। कपड़े शुद्धता, शक्ति और शाश्वत शैली के बारे में थे। और ऐसे देश में जहां जीवन और मृत्यु आपस में घनिष्ठ हुंक से जुड़े हुए थे, आपकी अलमारी को इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों के लिए उपयुक्त होना था। लिनन राजा था। सन से प्राप्त ये सभी मिस्रवासियों के लिए प्राथमिक कपड़ा था। मुलायम, हल्का और रेगिस्तान की गर्मी के लिए एकदम सही। लेकिन सभी लिनन एक समान नहीं थे। उच्च वर्ग बारीक बुना हुआ लगभग पारदर्शी लिनन पहनता था। महिलाओं के लिए फैशन कामुक और प्रतीकात्मक दोनों था। कुलीन महिलाएं कैलिसेरा नामक म्यानदार पोशाकें पहनती थीं जो चुस्त दुरुस्त होती थीं और अक्सर कंधे की पट्टियों से टिकी होती थी। ये पोशाकें कल्पना के लिए बहुत कम जगह छोड़ती थीं, लेकिन मिस्र की संस्कृति में सुंदरता और प्रजनन शक्ति दैवीय गुण थे। कपड़े प्राकृतिक रूप को उभारने के लिए डिजाइन किए जाते थे। शीलता, जैसा कि हम आज जानते हैं, लक्ष्य नहीं था। सद्भाव और पवित्र सौंदर्य बोध लक्ष्य थे। आभूषण केवल श्रृंगार से कहीं बढ़कर थे। ये आध्यात्मिक कवच थे। स्कैरब, अंग और होरस की आंखों जैसे ताबीज आम थे। सोना उन देवताओं की पसंदीदा धातु था जिन्हें अविनाशी माना जाता था। चौड़े कॉलर या वेस्ट जैसे हार दोनों लिंगों द्वारा पहने जाते थे और कीमती पत्थरों, फिरोजा, लापिस लाजुली और कर्नेलियन से जड़े होते थे। ये सिर्फ सुंदर नहीं थे, ये दैवीय कृपा और सुरक्षा प्रदान करते थे। विग उच्च वर्ग के लिए रोजमर्रा के फैशन का विकल्प थे। जहां ज्यादातर मिस्रवासी स्वच्छता और जुओं से बचने के लिए अपने सिर मुंडवाते थे, वहीं मानव बाल या पौधों के रेशों से बने विग पद और सुंदरता का प्रतीक थे। कुछ बहुत बड़े, जटिल रूप से गूंथे हुए और सुगंधित मोम के शंकुओं से सुगंधित होते थे जो गर्मी में पिघलकर दिन भर खुशबू बिखेरते रहते थे। मेकअप जरूरी था। कोल आईलाइनर न केवल स्टाइलिश था बल्कि आंखों को सूरज की तेज किरणों से बचाता था और माना जाता था कि ये बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही हरे रंग के मेलेकाइट आई शैडो और लाल गेरू रंग का लिप स्टेन लगाते थे। अच्छा दिखना एक गंभीर काम था क्योंकि देवता हमेशा देख रहे थे। पिरामिड के कामगारों से लेकर पुजारियों और रानियों तक मिस्र में आप जो पहनते थे वो सिर्फ एक फैशन नहीं था, ये आपकी हैसियत, आपकी आत्मा और अनंत काल की आपकी यात्रा का एक पवित्र संदेश था।
पहली नज़र में प्राचीन यूनानी फैशन साधारण लग सकता है, लहराते कपड़े, न्यूनतम सिलाई और साफ रेखाएं। लेकिन गौर से देखें तो आपको पहचान, हैसियत और नागरिक मूल्यों से सराबोर एक दुनिया दिखाई देगी। ग्रीस में, खासकर शास्त्रीय काल में, कपड़ों का मतलब फिजूल खर्ची नहीं था। ये व्यवस्था, अनुपात और दर्शन का प्रतीक था। वस्तुतः यूनानी वस्त्र आमतौर पर ऊन या लिनन के आयताकार टुकड़ों से बनाए जाते थे, जिन्हें काटने या सिलने के बजाय कलात्मक रूप से लपेटा और पिन किया जाता था। सबसे प्रतिष्ठित पहनावा कीटोन था, एक अंगोरखा जो कंधों पर बंधा होता था और कमर पर बेल्ट से बंधा होता था। पुरुषों के चिटोन आमतौर पर घुटनों तक लंबे होते थे, जबकि महिलाओं के टखनों तक। लेकिन ये लंबाई भी एक संदेश थी। पुरुषों के लंबे चिटोन युवावस्था या पुरोहिती का संकेत देते थे, जबकि छोटे चिटोन एथलेटिसिज्म, श्रम या सैन्य जीवन का संकेत देते थे। चिटोन के ऊपर दोनों लिंग एक हाइमेंटियन पहन सकते थे, जो एक कंधे पर लपेटा जाने वाला एक बड़ा लबादा होता था। दार्शनिक इसे कसकर लपेटकर पहनते थे, जिससे एक गरिमापूर्ण गंभीर रूप बनता था जो उनके दृढ़ आदर्शों को प्रतिबिंबित करता था। हमातियन बुद्धि और नागरिक गुणों का मौन विज्ञापन बन गया। महिलाएं पेप्लोस भी पहनती थीं, जो एक भारी ऊनी वस्त्र होता था जिसे ऊपर से मोड़कर धड़ पर दोहरी परत बनाई जाती थी। ये तह, जिसे अपॉप्टिगमा कहा जाता था, सजावटी और प्रतीकात्मक दोनों थी। ये विनम्रता और स्त्रीत्व को उजागर करता था, जो एथेनियन समाज में बहुमूल्य आदर्श थे। एक महिला जिस तरह से अपना पेप्लो पहनती थी, उसकी वैवाहिक स्थिति, उसके शोक या यहाँ तक कि धार्मिक उत्सवों के साथ उसके जुड़ाव का संकेत दे सकता था। रंग एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सफेद रंग पवित्रता और समारोह से जुड़ा था। शोक के समय गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते थे। केसरिया पीला और गहरा बैंगनी रंग, हालांकि दुर्लभ और महंगा था, विशेष अनुष्ठानों या कुलीन घरों में दिखाई देता था। पैटर्न न्यूनतम थे, लेकिन हेम या नेकलाइन पर ज्यामितीय बॉर्डर और कढ़ाई ने दृश्य भार और सामाजिक विशिष्टता को जोड़ा। बाल और अन्य सजावटी सामान का चयन बहुत सावधानी से किया जाता था। पुरुष अक्सर अपने बाल छोटे रखते थे, जबकि महिलाओं के हेयर स्टाइल में काफी विविधता थी। चोटियां, जूड़ा और कर्ल, सभी का अपना अपना मौसम होता था। आभूषण सुरुचिपूर्ण थे लेकिन संयमित। सोने की बालियां, बारीक हेयर पिन और सांप या पत्तियों के आकार के कंगन। जूते पहनना वैकल्पिक था। कई यूनानी घर पर या धार्मिक आयोजनों में नंगे पैर रहते थे। जब वे जूते पहनते भी थे तो वे आमतौर पर साधारण चमड़े के सैंडल या मुलायम बूट होते थे। रूप और कार्य एक दूसरे से मिलते थे। यूनानी फैशन में अनुशासन में शान का संगम था। संतुलन और सदाचार से ओतप्रोत समाज में अंगूरखा या कमरबंद पहनना सिर्फ एक सौंदर्य बोध नहीं था, ये इस बात का प्रतिबिंब था कि व्यक्ति कैसे जीता है, सोचता है और समाज में कैसे योगदान देता है। अगर यूनानी लोग फैशन का इस्तेमाल आदर्शों को व्यक्त करने के लिए करते थे, तो रोमन लोग इसका इस्तेमाल प्रभुत्व प्रदर्शित करने के लिए करते थे। रोमन परिधान साहसिक, नियमित और अत्यधिक प्रतीकात्मक थे, जो साम्राज्य के सख्त सामाजिक पदानुक्रम और दिखावे और नियंत्रण के प्रति उसके प्रेम को दर्शाते थे। रोम में आप क्या पहनते थे, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं था, ये अक्सर एक कानूनी जरूरत थी। सबसे प्रतिष्ठित रोमन परिधान टोगा था, और ये आराम के लिए नहीं था, केवल रोमन पुरुष नागरिकों के लिए आरक्षित। विशेषकर अभिजात वर्ग के लिए टोगा शरीर पर जटिल रूप से लपेटा हुआ एक विशाल अर्धवृत्ताकार ऊनी कपड़ा था। इसे ठीक से पहनने के लिए अभ्यास या निजी दास की आवश्यकता थी। आपके टोगा का रंग, आकार और सजावटी पट्टी तुरंत आपकी स्थिति का संकेत देती थी। एक टोगा विरिलस, सादा और सफेद, अध्यक्ष महानागरिकों द्वारा पहना जाता था। बैंगनी की सीमा वाला एक टोगा प्रीटेक्स्टा मजिस्ट्रेट और उच्च पदस्थ लड़कों के लिए था। सोने से जड़ा पूरी तरह से बैंगनी टोगा विजय जुलूसों में जनरलों और अंततः सम्राटों के लिए आरक्षित था। गलत टोगा पहनने से सार्वजनिक अपमान या इससे भी बुरी स्थिति हो सकती थी। अपनी नई, यद्यपि सीमित स्थिति को अलग करने के लिए धारीदार संस्करण पहन सकते थे। सीनेटरों के सामने एक बैंगनी पट्टी होती थी जिसे लेटिस क्लेरविस कहा जाता था। रोम में फैशन व्यक्तिवाद के बारे में नहीं था, ये अपनी जगह जानने के बारे में था। दूसरी ओर रोमन महिलाएं स्टोल पहनती थीं, जो एक लंबी बहने वाली पोशाक थी जिसे अक्सर पाल के साथ जोड़ा जाता था, एक शॉल जो सार्वजनिक रूप से सिर को ढक सकता था। सम्मानित महिलाएं अपनी शुद्धता और सदाचार के प्रतीक के रूप में विशिष्ट स्टोले पहनती थीं। इसके विपरीत वेश्याओं को उन्हें पहनने से प्रतिबंधित किया गया था। गरिमा और अपमान के बीच एक शाब्दिक फैशन विभाजन। आभूषण प्रचुर मात्रा में थे,
खासकर महिलाओं के बीच। अंगूठियां, हार, फिबुला, ब्रोच और झुमके सिर्फ सजावट नहीं थे, वे मुद्रा, स्थिति चिन्ह और राजनैतिक उपहार थे। धनी महिलाएं विस्तृत हेयर स्टाइल रखती थीं। सीनेटरों की अपनी जूते की शैली थी कैलकास, जो काले चमड़े के फिनिश और टखने तक फीतों से चिन्हित थी। रोम में कपड़े कानून, कला और प्रचार एक साथ थे। उचित रूप से कपड़े पहनना रोम के मूल्यों, अनुशासन, पदानुक्रम, विजय और नागरिक गौरव को मूर्त रूप देना था। एक टोगा सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये ऊन में लिपटा रोमन गणराज्य था। लक्षित फारसी साम्राज्य में फैशन शाही रंगमंच से कम नहीं था। डेरियस द ग्रेट से लेकर ज़ेरेक्सस तक फारसी शासकों ने न केवल प्रभावित करने के लिए बल्कि डराने के लिए भी कपड़े पहने। एक फारसी रईस को एक कमरे में चलते देखना एक मानव रत्न बॉक्स को कढ़ाई बरे रेशम, सोने के आभूषणों और दिव्य प्रतिमा में जगमगाते देखने के समान था। यहाँ कपड़े शक्ति के बारे में थे। अंगरखे और वस्त्र सोने के धागों, पौराणिक पशु आकृतियों और प्रजनन क्षमता, सुरक्षा और दिव्य कृपा के प्रतीक विस्तृत डिजाइनों से सजे होते थे। आपका परिधान जितना ज्यादा विस्तृत होता, आपका पद उतना ही ऊंचा होता और राजा के प्रति आपकी आभा उतनी ही ज्यादा होती। पुरुष आमतौर पर लंबी बाजू के अंगरखे और नीचे पतलून पहनते थे, जो उस समय के लिए एक नवीनता थी। अन्य प्राचीन समाजों के विपरीत, जहां वस्त्रों का बोलबाला था, फारसियों ने व्यवहारिकता और फैशन दोनों के लिए फिटेड पैंट अपनाए। ये क्रांतिकारी था और बाद में ग्रीक, रोमन और यहाँ तक कि मध्ययुगीन पहनावे को भी प्रभावित किया। एक चौड़ी अलंकृत बेल्ट अक्सर कमर पर अंगरखे को कसती थी, जबकि कंधों पर लिपटे परतदार लबादे वजन और औपचारिकता बढ़ाते थे। महिलाओं का फैशन भी उतना ही परिष्कृत था, हालांकि डिजाइन में ज्यादा शालीन। फिटेड चोली और कपड़े की कई परतों वाली लंबी पोशाकें चौड़ी बाजू और घूंघट के साथ आम थीं। आभूषण प्रचुर मात्रा में थे। सोने के हार, रत्न जड़ित कंगन और बारीक नक्काशी किए हुए अंगूठियां। इत्र और सौंदर्य प्रसाधन भी खूब प्रचलन में थे। महिलाएं रूज, गोल आईलाइनर और सुगंधित तेलों को सुंदर एल्बास्टर जार में भरकर पहनती थीं। हेडगियर महत्वपूर्ण था। मुकुट या किद्रिस, एक लंबा नुकीला हेड्रेस जिसे अक्सर मोतियों या कढ़ाई से सजाया जाता था, फारसी राजघराने की पहचान थी। यहाँ तक कि निचले दर्जे के दरबारी भी राजा से जुड़ाव और वफादारी के संकेत के रूप में कढ़ाई बरी टोपी या टर्बन पहनते थे। आपका हेडगियर जितना विस्तृत होगा, आप सिंहासन के उतने ही करीब होंगे। रंगों का भी मतलब होता था। गहरे नीले और बैंगनी रंग राजघराने और उच्च कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित थे। सफ़ेद शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता था और अक्सर पुजारियों द्वारा पवित्र अनुष्ठानों के दौरान पहना जाता था। लाल और सोना अग्नि के प्रतीक थे, जो फारस के प्रमुख विश्वास ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का पवित्र तत्व था। फारसी फैशन कभी आकस्मिक नहीं था। हर तह, हर रत्न, हर सिला हुआ ग्रिफिन या शेर एक संदेश देता था। ब्रह्मांड व्यवस्थित है, राजा दिव्य है और आप अपने कपड़ों के आधार पर इसमें अपना स्थान बेहतर जानते हैं। प्राचीन भारत में फैशन एक कला रूप था जो धर्म, जलवायु और ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ा हुआ था। वैदिक काल से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक भारतीय परिधानों में एक गहन दार्शनिक विश्वदृष्टि परिलक्षित होती थी, जहां बनावट, रंग और वस्त्र केवल सौंदर्यात्मक ही नहीं बल्कि पवित्र भी थे। प्राचीन भारतीय फैशन की आधारशिला बिना सिले कपड़े थे। सिलाई के बजाय वस्त्रों को विभिन्न क्षेत्रीय और प्रतीकात्मक शैलियों में लपेटा, मोड़ा और पहना जाता था। ये कोई शॉर्टकट नहीं था, ये एक सिद्धांत था। हिंदू मान्यताओं में अनुष्ठानिक परिधानों के लिए सिलाई को कभी कभी अपवित्र माना जाता था, इसलिए सुडौल कपड़े आत्मव्यक्ति और आध्यात्मिक पहचान का माध्यम बन गए। पुरुषों के लिए सबसे आम परिधान धोती था। कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा, अक्सर सफेद या केसरिया, कमर के चारों ओर लपेटा जाता था और एक गांठ में बंधा होता था। ये औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता था और मोड़ने की शैली क्षेत्र और जाति के अनुसार भिन्न होती थी। उदाहरण के लिए पुजारी इसे विशिष्ट अनुष्ठानिक तहों में पहनते थे, जो धार्मिक समारोहों के साथ संरेखित होते थे।
महिलाएं साड़ी पहनती थीं, जो आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन प्राचीन काल में ये काफ़ी अलग दिखती थी। ये आमतौर पर 9 गज तक लंबे कपड़े का एक टुकड़ा होता था, जिसे एक छोर से कमर के चारों ओर लपेटा जाता था। पालू को कंधे या सिर पर लपेटा जाता था। ये फैशन स्टेटमेंट के रूप में नहीं, बल्कि उर्वरता और ब्रह्मांडीय खुलेपन के संकेत के रूप में मध्य भाग को खुला छोड़ देता था। कई मंदिरों में देवी देवताओं को इस सटीक शैली में सजाया जाता था। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में, महिलाएं बिना ब्लाउज के साड़ी पहनती थीं, जबकि ठंडे क्षेत्रों में शॉल और घूंघट भी शामिल किए जाते थे। वस्त्र भारत का गौरव थे। कपास की खेती सबसे पहले यहीं हुई थी और भारतीय बुनकरों ने ब्लॉक प्रिंटिंग, रेसिस्ट डाइंग और बारीक कताई जैसी तकनीकों में महारत हासिल की थी। बंगाल की मलमल इतनी नाजुक होती थी कि इसे वोवन एयर कहा जाता था। रेशम भी शाही और पवित्र पोशाक का एक मुख्य हिस्सा था, खासकर बौद्ध और जैन परंपराओं में। आभूषण सभी वर्गों द्वारा पहने जाते थे, जैसे हार, चूड़ियाँ, पायल, नाक की नथ। प्रत्येक वस्तु का ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या वैवाहिक अर्थ होता था। यहाँ तक कि बच्चे भी बुरी नज़र से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। प्राचीन भारत में फैशन तेजी से बदलते चलन से बंधा नहीं था। ये एक जीवंत दर्शन था, कोमल, बिना सिला, अर्थों में स्तरित और हमेशा दैवीय के प्रति समर्पित। प्राचीन चीन में फैशन सजावट से कहीं अधिक था। ये नैतिकता, ब्रह्मांड विज्ञान और शाही व्यवस्था की एक जीवंत प्रणाली थी। चाहे शांग, जू या हान राजवंशों के दौरान आप जो पहनते थे, वो आपकी सामाजिक भूमिका, ब्रह्मांड के साथ आपके सामंजस्य और सम्राट के साथ आपके रिश्ते का प्रतिबिंब था। शुरुआती चीनी इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित परिधान हानफू था। चौड़ी आस्तीन, एक क्रॉस्ड कॉलर और कमर पर एक सैश के साथ एक बहता हुआ रागा। ये सिर्फ एक फैशन स्टेपल नहीं था, ये कन्फ्यूशियस आदर्शों का एक दृश्य अवतार था। विनम्रता, संरचना और पदानुक्रम के लिए सम्मान हर तह में सिल दिया गया था। पुरुष और महिलाएं समान रूप से हानफू पहनते थे, लेकिन विवरण, रंग, कपड़े, ट्रिम और लंबाई वर्ग, उम्र और अवसर के आधार पर नाटकीय रूप से भिन्न होते थे। रंगों को सख्ती से नियंत्रित किया गया था। जो राजवंश के तहत 5 तत्व दर्शन के साथ संरेखित करने के लिए रंग कोड स्थापित किए गए थे। पृथ्वी के लिए पीला केंद्र, आग के लिए लाल दक्षिण, नीला लकड़ी के लिए हरा पूर्व, धातु के लिए सफ़ेद पश्चिम और पानी के लिए काला उत्तर। पीला विशेष रूप से पवित्र था, केवल सम्राट के लिए आरक्षित था। इसे आम आदमी के रूप में पहनना सिंहासन का सीधा अपमान था। कुलीन और विद्वान एक के ऊपर एक कई वस्त्र पहनते थे, न केवल गर्मजोशी या सुंदरता के लिए, बल्कि परिष्कार के प्रतीक के रूप में। जितनी ज्यादा परतें, उतना ऊंचा आपका पद। इसके विपरीत किसान भांग या मोटे ऊन से बने साधारण अंगरखे पहनते थे, जिन्हें कमर पर पतलून या लेगिंग के साथ बेल्ट किया जाता था। रेशम केवल उच्च वर्ग का क्षेत्र था, जब तक कि सदियों बाद इसका उत्पादन व्यापक नहीं हो गया। महिलाओं के पहनावे में विविधता थी, लेकिन आमतौर पर वे हानफू शैली की झलक दिखाती थीं, जिसमें अतिरिक्त पट्टियां, लहराती स्कर्ट और विस्तृत हेयरपिन होते थे। बालों को हमेशा सावधानी से स्टाइल किया जाता था, लंबे और पिन किए हुए, अक्सर जेड कंघियों, सोने के आभूषणों या फूलों की आकृति के साथ। हेयर स्टाइल जितना ऊंचा और जटिल होता था, परिष्कार उतना ही अधिक होता था। सार्वजनिक रूप में खुले बाल रखना बचपन के बाद की महिलाओं के लिए अनुचित माना जाता था। सहायक वस्तुएं अर्थ से भरी होती थीं। विशेष रूप से जेड को अमरता और गुण का पत्थर माना जाता था। ड्रैगन, फीनिक्स या बादलों से उकेरे गए पेंडेंट आशीर्वाद और नैतिक शक्ति का प्रतीक थे। यहाँ तक कि जूतों के भी कोड होते थे। नुकीले सिरे या ऊंचे तलवे परिष्कृत और देहाती कपड़ों के बीच अंतर दर्शाते थे। प्राचीन चीन में फैशन कपड़े के रूप में सामंजस्य था। ये प्राकृतिक व्यवस्था को दर्शाता था, मानवीय डिग्निटी को व्यक्त करता था और साम्राज्य के अदृश्य ढांचे को मजबूत करता था। उचित पोशाक पहनना सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, ये एक नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्य था। रोमनाइज के लिए सेल्टिक और जर्मैनिक जनजातियों का फैशन जंगली, अव्यावहारिक और बर्बर था।
लेकिन इसे पहनने वाले लोगों के लिए उनके कपड़े केवल व्यवहारिक नहीं थे, ये शक्तिशाली रूप से अभिव्यंजक थे। आदिवासी पोशाक योद्धा संस्कृति, रिश्तेदारी, आध्यात्मिक विश्वास और साहसिक पहचान के प्रति प्रेम को दर्शाती थी। जहां भूमध्य सागरीय फैशन ने व्यवस्था और पदानुक्रम पर जोर दिया, वहीं तथाकथित बर्बर लोग व्यक्तित्व और चमक दमक की ओर झुके। आइए सेल्ट्स से शुरू करते हैं। गॉल, ब्रिटिश द्वीप समूह और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में फैले सेल्टिक पुरुष और महिलाएं चटक रंग के ऊनी वस्त्र पहनते थे, जिन्हें अक्सर पौधों और खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता था। पैटर्न एक बड़ी बात थी। प्लेड और चेक केवल सजावटी नहीं थे, वे आदिवासी पहचान करता थे। स्कॉटलैंड की टार्टन प्रणाली विकसित होने से सदियों पहले प्रत्येक क्षेत्र या कबीले की अपनी पसंदीदा शैली थी। पुरुष आमतौर पर कमर पर बेल्ट वाले लंबी आस्तीन वाले अंगरखे पहनते थे। ये पतलून गर्म, लचीली और घुड़सवारी और युद्ध के लिए आदर्श थीं। योद्धा अक्सर शर्ट के बिना लड़ाई में जाते थे। टैटू या पानी से बने नीले युद्ध पेंट से ढके होते थे, जो धमकी और पवित्र अनुष्ठान दोनों का संकेत था। सेल्टिक महिलाएं शॉल या लबादे के साथ स्तरित पोशाक या स्कर्ट पहनती थीं, जिन्हें फिब्यूली नामक विस्तृत ब्रो से बांधा जाता था। आभूषण बहुतायत में पहने जाते थे। मोटे गले के छल्ले, जिन्हें टॉर्क कहा जाता था, चूड़ियां, सर्पिल बालियां और एम्बर मोती, ये वस्तुएं केवल दिखावे के लिए नहीं थीं। ये धन, आदिवासी भूमिका और कभी-कभी रहस्यमय सुरक्षा का भी प्रतीक थीं। बाल एक और बयान थे। पुरुष और महिला दोनों अपने बालों को लट या कुंडलित करते थे। कभी-कभी नाटकीय प्रभाव के लिए इसे चूने से ब्लीच करते थे। लंबी मूछें और दाढ़ी पुरुषों द्वारा पसंद की जाती थीं। जानवरों की खालें, जिन्हें अक्सर लबादे की तरह पहना जाता था या जिन पर दांत और पंजों की सजावट होती थी, प्रतिष्ठा का प्रतीक और ताबीज दोनों थीं। बेल्ट, क्लैस्प्स और हथियारों पर धातु के काम में अक्सर भेड़ियों, सुअरों और चीलों की आकृतियां होती थी। ऐसा माना जाता था कि इन जीवों में आध्यात्मिक शक्ति होती थी। हालांकि रोमन इतिहासकारों ने इन्हें असभ्य बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन ये आदिवासी फैशन बेहद सार्थक थे। ये गतिशीलता, पहचान और जमीन और पूर्वजों से आध्यात्मिक जुड़ाव पर जोर देते थे। लगातार प्रवास और युद्ध की दुनिया में आप जो पहनते थे, वो आपका झंडा, आपकी ढाल और आपकी पौराणिक कथाएं थीं, जिन्हें ऊन, चमड़े और हड्डियों में सिल दिया जाता था। जब तक रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य में विकसित हुआ, तब तक फैशन बिल्कुल अलग हो चुका था। रोमन सत्ता, पूर्वी विलासिता और ईसाई प्रतीकों का एक मिश्रण। बाइजेंटाइन में पहनावा सिर्फ प्रतिष्ठा या धन दौलत का प्रतीक नहीं था, ये एक पवित्र भाषा थी। हर धागा, हर गहना, हर कढ़ाई किया प्रतीक एक दिव्य और राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा था। बाइजेंटाइन दरबार औपचारिक पोशाकों से जुनूनी था। सम्राट, जिन्हें धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इतने जटिल और अत्यधिक अलंकृत वस्त्र पहनते थे कि वे नाटकीयता के करीब लगते थे। उनके वस्त्र, जिन्हें लोरस के नाम से जाना जाता था, शरीर के चारों ओर विस्तृत रूप से लपेटे गए लंबे रत्न जड़ित पट्टियां होती थीं। सोने के धागे आम थे। मोती, नीलम और गार्नेट सीधे कपड़े में सिले जाते थे। सम्राट को देखना एक जीवित प्रतीक को देखने के समान था। रंग का कड़ाई से नियमन किया जाता था। बैंगनी, जो राड़ म्यूरेक्स घोंघे से रंगा जाता था, शाही परिवार का विशेष अधिकार था। इसे पहने हुए किसी और को पकड़े जाने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता था। वस्त्र या जूतों पर बैंगनी रंग के छोटे छोटे निशान भी सिंहासन से संबंध का संकेत देते थे। सेनेटरों, पादरियों और जनरलों के अपने रंग कोड और समारोहों के लिए वर्दी जैसे परिधान होते थे। बाइजेंटाइन फैशन स्तरित और शालीन था। पुरुष और महिला दोनों चौड़ी आस्तीनों वाले डेल्मेटिका नामक अंगरखे पहनते थे और सामने की ओर लंबवत रूप से चलने वाली क्लैरवी नामक कढ़ाईदार पट्टियां होती थीं। इनके ऊपर वे क्लेमीज जैसे लवादे पहनती थीं, जिन पर अक्सर क्रॉस या कबूतर के आकार के अलंकृत ब्रॉच लगे होते थे। ये परतें सिर्फ व्यावहारिक नहीं थीं, ये विनम्रता और शिष्टाचार जैसे धार्मिक मूल्यों को भी दर्शाती थीं। बाइजेंटाइन में महिलाओं का फैशन भव्य और धार्मिक दोनों था। कुलीन महिलाएं कसी हुई कफ वाले लंबी आस्तीन वाले वस्त्र, भारी पेटेंटेड सिल्की के कपड़े और विस्तृत सिर ढकने वाले कपड़े पहनती थीं। घूंघट और मुकुट धार्मिकता और शक्ति दोनों का प्रतीक थे। आभूषण प्रचुर मात्रा में थे। भारी झुमके, बहुधागे वाले हार और धार्मिक प्रतीकों और संतों से सजी सुनहरी पट्टियां, ये वस्तुएं केवल दिखावे के लिए नहीं थीं। ये धन, आदिवासी भूमिका और कभी-कभी रहस्यमय सुरक्षा का भी प्रतीक थीं। साम्राज्य के पूर्व में
ईसाई इमाम भी ऐसी पोशाक पहनते थे जो भारी प्रतीक के साथ लदी रहती थीं। बिशप या पितृनाकर डॉडस एक गोल रत्न जड़ित कॉलर पहनते थे जो उनके पवित्र अधिकार का प्रतीक था। वे कढ़ाईदार डलमेटिका के साथ लंबी और कढ़ाईदार स्टिकॉरिस पहनते थे। ऐसे छोपियां जो कुछ लोगों, पहनने वाले व्यक्ति या ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। यहाँ तक कि उनके जूते भी कढ़ाई वाले होते थे। ईसाई धर्म ने हर चीज को प्रभावित किया। बेल्ट, पिन और कपड़ों के किनारों पर क्रॉस, फरिश्ते और पवित्र शिलालेख दिखाई देते थे। गिरजाघरों में संतों और राजघरानों को चमकदार वस्त्रों में चित्रित करने वाले मोज़ाइक भरे पड़े थे। असली फैशन कला में अमर हो गया। महल के बाहर भी फैशन पदानुक्रम की नकल करता था। व्यापारियों, विद्वानों, भिक्षुओं और सेवकों सभी की वस्त्र शैलियां स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं। आप सिर्फ मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते थे, आप ईश्वर के आदेश में अपनी भूमिका के अनुसार कपड़े पहनते थे। बाज़ेंटियम में फैशन कोई विकल्प नहीं था, ये नियति थी, धर्म ग्रंथों द्वारा पवित्र और रेशम में सिला हुआ। आपका वस्त्र सिर्फ एक वस्त्र नहीं था, ये आपका सुसमाचार था। चश्मे के आविष्कार से पहले कमजोर दृष्टि एक आजीवन कारावास थी, जिसके अक्सर गंभीर परिणाम होते थे। अगर आपकी निकट दृष्टि थी तो पढ़ना या उत्कृष्ट शिल्पकला लगभग असंभव हो जाती थी। अगर आप दूरदर्शी थे तो सिलाई, नक्काशी या पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाना एक दैनिक संघर्ष था। और फिर भी अधिकांश मानव इतिहास में कोई समाधान नहीं था, बस चुपचाप स्वीकारोक्ति थी। प्राचीन सभ्यताओं ने दृष्टि संबंधी समस्याओं को पहचाना, लेकिन उनके पास उन्हें ठीक करने के साधन नहीं थे। दृष्टि दोष का सबसे पहला लिखित उल्लेख प्राचीन मिस्र से मिलता है। 1500 ईसा पूर्व के चिकित्सा संबंधी पपीरी में ऐसे लक्षणों का वर्णन है जो प्रेसबोपिया यानी उम्र से संबंधित दूरदर्शिता जैसे लगते हैं, लेकिन उपचार काफी हद तक जादू या हर्बल था। किसी भी ऑप्टिकल उपकरण का कोई प्रमाण नहीं है। यूनानियों और रोमियों ने भी समझा कि उम्र के साथ दृष्टि कम हो सकती है। पहली शताब्दी ईस्वी में सेनेका द यंगर ने कथित तौर पर पाठ को बढ़ा करने के लिए पानी से भरे एक कांच के गोले का इस्तेमाल किया। यह एक अपरिष्कृत आवर्धक लेंस की तरह काम करता था, लेकिन इसे पहना नहीं जा सकता था। पहले वास्तविक आवर्धक लेंस इस्लामिक स्वर्ण युग से आए। बगदाद और काहिरा के विद्वान 9वीं शताब्दी की शुरुआत में ही प्रकाशिकी के साथ प्रयोग कर रहे थे। गणितज्ञ अल हज़न, जिन्हें इब्न अल हयाम के नाम से भी जाना जाता है, ने 11वीं शताब्दी में प्रकाशिकी की पुस्तक लिखी, जिसने दृष्टि विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने बताया कि प्रकाश आंख में कैसे प्रवेश करता है और लेंस उसे कैसे मोड़ सकते हैं, लेकिन फिर पहनने योग्य लेंसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बजाय प्राचीन और मध्यकालीन पाठक रीडिंग स्टोन, कांच या क्रिस्टल के पॉलिश किए हुए गोलार्धों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें पाठ को बढ़ा करने के लिए सीधे उस पर रखा जाता था। ये उपकरण यूरोप और मध्य पूर्व में लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी के हैं। ये उपयोगी तो थे, लेकिन भद्दे भी। आपको इन्हें पृष्ठ पर दबाना पड़ता था और ये एक बार में केवल एक ही पंक्ति लिख पाते थे। असली क्रांति 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी इटली में, संभवतः पीसा या वेनिस के कला केंद्रों में आई। यहीं पर कारीगरों ने पहला पहनने योग्य चश्मा बनाना शुरू किया, जिसने स्थिर उपकरणों से आवर्धक लेंसों को पोर्टेबल और परिवर्तनकारी बना दिया। ये शुरुआती चश्मे स्टाइलिश नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारी थे। मानव इतिहास में पहली बार कमजोर होती दृष्टि का मतलब किसी विद्वान या कारीगर का करियर का अंत नहीं था। सबसे शुरुआती चश्मे उत्तल लेंस थे, जिन्हें प्रेसबोपिया यानी उम्र से संबंधित दूरदर्शिता, जो पास से पढ़ना मुश्किल बना देती है, में मदद के लिए डिजाइन किया गया था। इनका मास प्रोडक्शन नहीं किया गया था। प्रत्येक जोड़ी को कुशल ग्लास मेकर्स द्वारा हस्त निर्मित और लकड़ी, हड्डी, चमड़े या धातु से बने साधारण फ्रेम में लगाया गया था। कोई टेम्पल्स नहीं थे। इन लेंसों को नाक पर बैलेंस किया जाता था या एक साथ पिन किया जाता था। कभी कभी हाथ से पकड़कर रखा जाता था। सबसे पहला लिखित संदर्भ 1306 से आता है, जब गोडानो डेपा नाम का एक डोमिनिकन फ्रायर ने अपनी मंडली को बताया कि अभी 20 साल भी नहीं हुए हैं जब चश्मा बनाने की कला की खोज की गई थी, ताकि कोई पढ़ सके और बढ़िया काम कर सके, जो आविष्कार को कहीं 1280 के आसपास रखता है।
वेनिस के ग्लास मेकर्स, जो पहले से ही बढ़िया क्रिस्टल के मास्टर थे, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोरियानो में उनका काम, जो ग्लास बनाने के लिए एक समर्पित आइलैंड है, ने ज्यादा स्पष्ट और एक समान लेंसों को जन्म दिया। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की अवधारणा अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं गई थी, इसलिए दूरदृष्टि के लिए लेंस कुछ और सदियों तक नहीं आ पाएंगे। फिर भी सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बड़ा था। एक ऐसे समाज में जहां साक्षरता, शिक्षा और धार्मिक विद्वता को महत्व दिया जाता था, चश्मों ने वृद्ध व्यक्तियों को दूसरा जीवन दिया। भिक्षु टेक्स्ट की नकल करना जारी रख सकते थे, डॉक्टर अनाटमी चित्र पढ़ सकते थे, कार जटिल विवरणों को चित्रित कर सकते थे। उम्र बढ़ने का मतलब अब बेकार हो जाना नहीं था। ये आविष्कार पूरे यूरोप में तेजी से फैला, मुख्यतः पादरी और शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच। चश्मा महंगा था और निरक्षरता अभी भी व्यापक थी, इसलिए उनका उपयोग सीमित था, लेकिन उनकी उपयोगिता की बात जल्दी ही फैल गई। 14वीं शताब्दी के आरंभ में चश्मा जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड तक पहुंच गया था। एक साधारण उपकरण, एक फ्रेम में 2 लेंस, ने मानव उत्पादकता की दिशा बदल दी थी। पहली बार दृष्टि हानि कोई अंतिम अध्याय नहीं थी, ये एक समस्या थी जिसका समाधान था। जैसे जैसे 14वीं और 15वीं शताब्दी आगे बढ़ी, चश्मा मठों से आगे बढ़कर यूरोप के बढ़ते मध्यम वर्ग के व्यस्त हाथों में पहुंच गया। चश्मों का आविष्कार साक्षरता, व्यापार और शहरी जीवन के उदय के साथ हुआ, और इसके साथ ही चश्मा अस्पष्ट शैक्षणिक उपकरणों से रोजमर्रा के व्यावसायिक सामान, सुलभ, पोर्टेबल और तेजी से व्यावहारिक में विकसित हुआ। कस्बों और शिल्प संघों के उदय के कारण अधिक लोग पढ़ना सीख रहे थे, जिनमें व्यापारी, कारीगर और नौकरशाह भी शामिल थे। अनुबंधों, बहीखातों और सूची को पढ़ने के लिए अच्छी नजदीकी दृष्टि की आवश्यकता थी। प्रेसबोपिया, जो अब भी चश्मे से जुड़ी सबसे आम दृश्य समस्या थी, अब पुराने प्रोफेशनल्स को हाशिए पर नहीं छोड़ती थी। लेखन और गणित से संचालित दुनिया में चश्मा आर्थिक विस्तार में एक मूक भागीदार बन गया। 15वीं शताब्दी तक चश्मे फेरी वालों, औषधि विक्रेताओं और यहाँ तक कि गली मोहल्ले के विक्रेताओं द्वारा भी बेचे जाने लगे थे। ये अल्प विकसित मॉडल थे, तार या सींग के फ्रेम में लगे साधारण उत्तल लेंस, जिन्हें नाक दबाकर या सिर के चारों ओर डोरी बांधकर स्थिर रखा जाता था। ये आरामदायक नहीं थे, लेकिन काम करते थे। कई लोगों के लिए ये दशकों में पहली बार था जब उनकी दुनिया स्पष्ट रूप से सामने आई। 1450 में जोहानस गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने सब कुछ बदल दिया। अचानक से सैकड़ों और बाद में हजारों की संख्या में किताबें प्रकाशित होने लगीं। जैसे जैसे मुद्रित सामग्री यूरोप में बढ़ती गई, चश्मों की मांग बढ़ती गई। साक्षरता दर में वृद्धि हुई और उसके साथ ही दृष्टि सुधार की आवश्यकता भी बढ़ी। चश्मा सिर्फ एक शैक्षणिक सहायता से कहीं बढ़कर बन गया, वे नए सूचना युग के उपकरण बन गए। चश्मा निर्माण में विशेषता आने लगी। जर्मनी के नूर्नबर्ग में चश्मा निर्माताओं ने 15वीं शताब्दी के अंत तक पहले समर्पित संघों में से एक का गठन किया। वेनिस और फ्लोरेंस भी लेंस उत्पादन के केंद्र बन गए। कांच की स्पष्टता में प्रगति को फ्रेम निर्माण के कौशल में जोड़कर इन शुरुआती ऑप्टिशियंस ने आंखों की जांच नहीं की, बल्कि उन्होंने अलग अलग क्षमता वाले लेंसों की एक श्रृंखला विकसित की। खरीदार बाजार की दुकानों पर अपनी जरूरतों के हिसाब से लेंस आजमा कर देखते थे। सामाजिक धारणा में चश्मे की भूमिका भी बदलने लगी। पहले चश्मा शिक्षा और उम्र का प्रतीक था। पुनर्जागरण काल के चित्रों में अक्सर संतों, विद्वानों या धर्मोपदेशकों को चश्मा पहने हुए दिखाया जाता था, जो ज्ञान और आध्यात्मिक एकाग्रता का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे मध्यम वर्ग ने उन्हें अपनाया, चश्मा साक्षरता, व्यावसायिकता और व्यावसायिक समझ का भी प्रतीक बन गया। चश्मा अब केवल कुलीन वर्ग की जिज्ञासा नहीं रह गया था, वे अधिक क्रांतिकारी, उपयोगी और व्यापक और आवश्यक चीज बनते जा रहे थे। 16वीं शताब्दी ने लोगों की दृष्टि को समझने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया। ये अब केवल व्यावहारिकता के बारे में नहीं था, ये भौतिकी के बारे में था। ये गैलीलियो, केपलर और न्यूटन का युग था। वे लोग जिन्होंने न केवल तारों को देखा, बल्कि प्रकाश और लेंस कैसे काम करते हैं, इसके पीछे के विज्ञान को भी खोजा। उनकी खोजों ने हर और विज्ञान और ऑप्टिक्स दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। चश्मे को लोक से वैज्ञानिक उपकरण में बदल दिया। 6004 एडवर्टालिम पैरादुकाम में जोहानिस केपलर के काम ने आधुनिक ऑप्टिक्स की नींव रखी।
वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये समझाया कि कैसे उत्तल और अवतल लेंस निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बीच अंतर करते हुए दृष्टि को सही करते हैं। इन विकासों ने साधारण रीडिंग लेंसों को ब्रह्मांड और अदृश्य की खोज के उपकरण में बदल दिया। वही कांच जो किसी को एक किताब पढ़ने में मदद करता था, अब इंसानों को तारों और कोशिकाओं को पढ़ने में मदद कर रहा था। ऑप्टिक्स की इस नई समझ ने चश्मा निर्माताओं को प्रभावित किया। फोकल लंबाई और लेंस की वक्रता के बारे में बढ़ते ज्ञान के साथ ऑप्टिशियंस ने अधिक सटीक सुधारात्मक लेंस बनाना शुरू कर दिया। ये पेशा पेशेवर होने लगा। लंदन, पेरिस और एम्स्टर्डम के चश्मा निर्माता खुद को ऑप्टिशियंस कहने लगे। ये शब्द सिर्फ व्यापार से नहीं बल्कि विज्ञान से जुड़ा है। चश्मे के फ्रेम में भी सूक्ष्म सुधार हुए। हालांकि कई चश्मे अभी भी भद्दे और नाक के लिए चुभने वाले थे। कुछ में चमड़े के नोज पैड, रिवेटेड कब्जे या छोटे हैंडल जिन्हें टेम्पल कहा जाता है, शामिल होने लगे थे। ये आरामदायक नहीं थे लेकिन काम करते थे। चश्मों को ज्यादा मजबूती से स्थापित करने के शुरुआती प्रयास चीन में कानों के चारों ओर रेशमी डोरियों से बंधे चश्मे पहले से ही इस्तेमाल में थे और यूरोपियन लोगों ने भी धीरे धीरे इसी तरह के आविष्कारों को अपनाया। एक और बड़ी छलांग निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस ज्यादा आम हो गए। पहले ज्यादातर चश्मे केवल दूरदर्शी लोगों के लिए ही काम आते थे, लेकिन जैसे जैसे दृष्टि विकारों की समझ बढ़ी वैसे वैसे सुधारात्मक विकल्पों की सीमा भी बढ़ी। पहली बार एक निकट दृष्टि युवा व्यक्ति दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए चश्मा पहन सकता था, जिससे चश्मों का इस्तेमाल सिर्फ बुजुर्गों और विद्वानों तक ही सीमित नहीं रहा। 1600 के दशक के अंत तक चश्मों ने एक नए युग में प्रवेश किया। वे सिर्फ कार्यात्मक नहीं थे बल्कि ज्ञानोदय की सोच के प्रमाण भी थे। भौतिकी पर आधारित, जिज्ञासा से प्रेरित और बढ़ती साक्षरता से आकार लेते हुए चश्मे उपयोगिता और खोज के मिलन बिंदु पर खड़े थे। अब से दृष्टि में सुधार सिर्फ संयोग नहीं बल्कि विज्ञान का विषय होगा। 18वीं शताब्दी तक चश्मे न केवल ज्यादा सुलभ हो गए थे बल्कि वे फैशन भी बनने लगे थे। चश्मे अब विद्वानों की मेज़ों या कारीगरों के औजारों तक सीमित नहीं रहे बल्कि सैलून, दरबारों और कॉफ़ी हाउसों में भी अपनी जगह बनाने लगे। ज्ञानोदय ने तर्क और परिष्कार पर जोर देते हुए एक ऐसे संसार को जन्म दिया जहां बुद्धिमत्ता का चलन था और उसके प्रतीक औजार भी। फ्रेम के डिज़ाइन में नाटकीय रूप से सुधार होने लगा। मध्य युग के अजीबोगरीब नाक सिकोड़ने वाले चश्मे अब चलन से बाहर हो गए। उनकी जगह टेम्पल चश्मे आए जिनकी भुजाएं कानों के ऊपर तक फैली होती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आज पहनते हैं। 1720 के दशक के आसपास आविष्कार किए गए इन भुजाओं ने चश्मों को कहीं ज्यादा स्थिर और आरामदायक बना दिया, खासकर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए। ये कभी कब्जे वाले होते थे, कभी लचीले तार से बने होते थे और अक्सर अतिरिक्त चमक के लिए रेशम या रिबन में लिपटे होते थे। सामग्री में विविधता आई। फ्रेम कछुए के खोल, सींग, चांदी और यहाँ तक कि सोने से भी बनाए जाते थे। अभिजात वर्ग नक्काशी या रत्न जड़ित सजावट के साथ कस्टम चश्मा बनवा सकता था। हालांकि कार्यक्षमता महत्वपूर्ण बनी रही, लेकिन रूप तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। सार्वजनिक हस्तियों ने चश्मों को सामान्य बनाने में मदद की। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो शायद उस दौर के सबसे मशहूर चश्माधारी व्यक्ति थे, न सिर्फ चश्मा पहनते थे बल्कि उनमें क्रांति भी ले आए थे। 1780 के दशक में उन्होंने 2 अलग अलग लेंसों को आधा काटकर एक फ्रेम में जोड़ दिया ताकि उन्हें पढ़ने और दूर से देखने वाले चश्मे के बीच स्विच न करना पड़े। ये एक व्यावहारिक आविष्कार था जिसका असर लंबे समय तक रहा। इसी दौरान पोर्टेबल आईवेयर भी लोकप्रिय हुए। क्वीजिंग ग्लास, एक हैंडल वाला एकल आवर्धक लेंस, उच्च वर्ग खासकर ब्रिटेन और फ्रांस में एक फैशनेबल एक्सेसरी बन गया। लोग इन्हें गले में एक चेन में बांधकर सामाजिक समारोहों में पहनते थे, वास्तविक दृष्टि सुधार के लिए कम और बुद्धि, धन या जिज्ञासा दिखाने के लिए ज़्यादा। फिर आया लॉर्नेट, एक हैंडल वाला चश्मा जो आराम से खोला जा सकता था और पढ़ने या ओपेरा प्रदर्शन देखने के लिए ऊपर उठाया जा सकता था। कई लोगों के लिए ये सिर्फ साफ देखने के बारे में नहीं था, ये देखा जाना था। 18वीं सदी में चश्मे परिष्कार, बुद्धिमत्ता और यहाँ तक कि इश्कबाजी के प्रतीक बन गए थे। अब चश्मे बुढ़ापे या कमजोरी की एक गुप्त निशानी नहीं रहे बल्कि फैशन की दुनिया में शामिल हो गए थे। अब वे आंखों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वे पहचान के प्रतीक थे। 19वीं सदी ने चश्मों को आम जनता तक पहुंचाया। औद्योगिक क्रांति के उदय के साथ न केवल भाप के इंजन और कारखाने आए बल्कि चश्मों के निर्माण, बिक्री और पहनने के तरीके में भी आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। जो कभी कुछ लोगों के लिए कारीगरों द्वारा गढ़ी गई चीजें हुआ करती थीं, अब वे ज्यादातर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित जरूरतें बन गई। बिना कनपटियों वाली नाक को बंद करने वाली एक पारंपरिक शैली पांस नेट
बुद्धिजीवियों और फैशन के प्रति जागरूक सज्जनों दोनों के बीच प्रचलन में थी। इस बीच गांधी और जॉन लेनन जैसी हस्तियों द्वारा बाद में प्रसिद्ध किए गए गोल तार के रिम वाले चश्मे पेशेवरों और छात्रों के लिए एक अनिवार्य वस्तु बन गए। पहली बार बच्चों के चश्मे बाजार में आए। जैसे जैसे सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार और साक्षरता बढ़ी, वैसे वैसे स्कूली बच्चों में दृष्टि सुधार की आवश्यकता भी बढ़ी। शिक्षकों और अभिभावकों ने यह समझना शुरू कर दिया कि ब्लैक बोर्ड या किताब पढ़ने में कठिनाई का मतलब आलस्य नहीं हो सकता, इसका मतलब केवल निकट दृष्टि दोष हो सकता है। आंखों की चिकित्सीय समझ भी विकसित हुई। नेत्र विज्ञान एक औपचारिक क्षेत्र बन गया और नेत्र परीक्षण मानकीकृत होने लगे। 1862 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ हर्मन स्नेलन ने स्नेलन चार्ट बनाया। सिकुड़ते अक्षरों की पंक्तियों वाला ये परिचित दीवार चार्ट दृष्टि मापने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इस बीच सार्वजनिक रूप से चश्मा पहनना अधिक स्वीकार्य हो गया। पिछली शताब्दियों में कई लोग शर्मिंदगी के कारण चश्मे की आवश्यकता को छिपाते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में चश्मा पहनना गंभीरता, शिक्षा और बढ़ते मध्यम वर्ग के सम्मान का प्रतीक बन गया। चश्मे व्यवहारिक तो थे ही, साथ ही पेशेवर भी। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। चश्मे हर जगह थे, कक्षाओं में, कारखानों में, अदालतों में और अखबारों में। दृष्टि का औद्योगिकरण हो चुका था और इतिहास में पहली बार दृष्टि का बड़े पैमाने पर विपणन किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में चश्मे अब सिर्फ सुधारात्मक उपकरण नहीं रहे, वे एक सांस्कृतिक शक्ति बन गए। ये वो सदी थी जहां दृष्टि की पहचान से मुलाकात हुई, जहां फैशन का विज्ञान से टकराव हुआ और जहां चश्मे उंगलियों के निशान जितने निजी हो गए। ये प्रकाशिकी में तकनीकी हथियारों की होड़ की शुरुआत भी थी, जिसने आधुनिक नेत्र देखभाल को परिभाषित किया। 1900 के दशक की शुरुआत में तार के रिम वाले चश्मे लोकप्रिय रहे, खासकर बुद्धिजीवियों और पेशेवरों के बीच, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन का विकास जारी रहा और इसके साथ ही नई शैलियां, आकार और सामग्रियां भी आईं। 1920 और 30 के दशक तक सेल्यूलाइड और अन्य प्लास्टिक ने बोल्ड फ्रेमों को संभव बनाया, जिससे अधिक अभिव्यक्ति चश्मे का चलन बढ़ा। मोटे काले रिम आत्मविश्वास और अधिकार से जुड़े होने लगे। चश्मा अब छिपाने की चीज नहीं रह गया था, वे दिखावे की चीज थे। हॉलीवुड ने इसमें अहम भूमिका निभाई। हैरोल्ड लॉयड जैसे अभिनेता जो गोल सींग के फ्रेम वाले चश्मे पहनते थे, उन्होंने चश्मों को अपने खास लुक का हिस्सा बना लिया। बाद में मर्लिन मुनरो, जेम्स डीन और ऑड्री हेपबर्न जैसे सितारों ने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह चश्मा पहना। ऐसे चश्मे जो उनके व्यक्तित्व पर जोर देते थे, न कि उनकी कमियों पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नवाचार में तेजी आई। बेहतर प्रकाशिकी की सैन्य मांग ने लेंस के स्थायित्व, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स और हल्के फ्रेम डिजाइन में प्रगति की। सेना ने सैनिकों के लिए मानकीकृत चश्मे भी जारी किए, जिन्हें जीआई चश्मा या कम स्नेह से जन्म नियंत्रण चश्मा कहा जाता था। ये आकर्षक नहीं थे, लेकिन ये टिकाऊ और सुलभ थे। 1958 में एक बड़ी छलांग लगी, प्लास्टिक लेंस का आविष्कार। हालांकि इनका आविष्कार पहले हो चुका था, लेकिन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस 1950 और 60 के दशक तक व्यावसायिक रूप से व्यवहार नहीं हो पाए थे। अचानक लोगों के पास विकल्प आ गया, आप चश्मा पहन सकते थे या नहीं। इस बीच फैशन में विस्फोट हुआ। 1960 के दशक में कैट आई फ्रेम और मॉड से प्रेरित रंग देखने को मिले। 70 के दशक में बड़े आकार के विएटर आए। 80 के दशक बड़े और साहसिक बयानों का था। आप डीएमसी और वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों के बारे में सोचिए। और 90 के दशक तक रिमलेस और वायर फ्रेम के साथ मिनिमलिस्ट स्टाइल वापस आ गए, जो बोर्ड रूम और विश्वविद्यालयों दोनों पर छा गए। चश्मे अब सिर्फ देखने के उपकरण नहीं रहे, वे राजनीति, बुद्धित्ता, विद्रोह और शैली का बयान थे। चाहे आप ग्रीनिच विलेज के बीट कवि हों या सिलिकॉन वैली के कोडर, आपके चश्मे आपके बारे में कुछ न कुछ कहते थे। जैसे जैसे स्क्रीन हमारी मेज़ों पर, हमारी जेबों में, यहाँ तक कि हमारी कलाइयों पर भी हमारी स्थायी साथी बनती गईं, हमारी आंखों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी और इसलिए चश्मे को एक बार फिर विकसित करना पड़ा। चिकित्सा जगत के चमत्कार से लेकर फैशन की एक खासियत और फिर उच्च तकनीक की जरूरत तक, चश्मा पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, हल्का और व्यक्तिगत हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक डिजिटल लेंस निर्माण का उदय रहा है।
पहले के दौर के विपरीत जहां लेंस पूर्व निर्धारित नुस्खों के अनुसार ढाले जाते थे, आधुनिक चश्मे अब कंप्यूटर निर्देशित परिशुद्धता के साथ आकार लेते हैं। इससे आपकी आंखों के सटीक माप, सिर के झुकाव, पढ़ने की दूरी आदि के अनुसार अनुकूलित लेंस बनाना संभव हो जाता है। प्रगतिशील लेंस जो निकट, मध्यम और दूर दृष्टि का एक सहज मिश्रण प्रदान करते हैं, में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, जिससे शुरुआती डिजाइनों में आने वाली चक्करदार विकृतियां दूर हो गई हैं। एक और नवाचार, नीली रोशनी अवरोधक तकनीक। जैसे जैसे लोग दिन में 8, 10 या यहां तक कि 12 घंटे स्क्रीन पर घूरने लगे, डिजिटल आंखों के तनाव की रिपोर्टें आसमान छूने लगीं। सूखी आंखें, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, ये नई सामान्य बात हो गई। लेंस कंपनियों ने उच्च ऊर्जा वाली नीली रोशनी को फिल्टर करने वाली कोटिंग्स विकसित की, जिससे थकान कम हुई और कुछ उपयोगकर्ताओं की नींद में सुधार हुआ। विज्ञान निर्णायक हो या न हो, मांग में भारी वृद्धि हुई है। फ्रेम तकनीक में भी तेजी से प्रगति हुई है। टाइटेनियम, मेमोरी मेटल और कार्बन फाइबर जैसी अल्ट्रा लाइट सामग्रियों ने चश्मों को ज्यादा टिकाऊ और आरामदायक बना दिया है। कुछ फ्रेम अब इतने पतले और पंख जैसे दिखने वाले होते हैं कि पहनने वाले भूल ही जाते हैं कि वे पहने हुए हैं। कुछ में लचीले कब्जे, हाइपोएलर्जेनिक कोटिंग और निजीकरण के लिए मॉड्यूलर डिजाइन शामिल है। फिर स्मार्ट ग्लास आए। हालांकि गूगल ग्लास जैसे शुरुआती प्रयासों की शुरुआत मुश्किल रही, उन्हें आश्चर्य और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा, लेकिन संवर्धित चश्मों की अवधारणा गायब नहीं हुई है। आधुनिक संस्करणों में अब ऑडियो क्षमताएं, कैमरा एकीकरण, फिटनेस ट्रैकिंग और यहां तक कि हेड अप डिस्प्ले भी शामिल हैं। कंपनियां कार्यक्षमता और शैली के बीच संतुलन को निखारती रहती हैं, स्मार्ट चश्मों को रोजमर्रा की एक्सेसरी बनाने की उम्मीद में। चश्मों की खुदरा बिक्री भी बदल गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब उपयोगकर्ताओं को सेल्फी अपलोड करने, वर्चुअल रूप से फ्रेम आजमाने और बिना स्टोर में जाए प्रिस्क्रिप्शन लेंस प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। स्टाइलिश ब्रांडिंग के साथ साथ पहुंच के इस लोकतांत्रिकरण ने चश्मों को एक तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स उद्योग में बदल दिया है। और फैशन को भी ना भूलें। हिपस्टर गोल्ड फ्रेम से लेकर स्लीक मिनिमलिज्म और विंटेज रिवाइवल तक, आज चश्मा पहले से कहीं ज्यादा पहचान का प्रतीक है। डिजिटल युग में चश्मा आपको सिर्फ देखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये आपको फिल्टर करने, सुरक्षा प्रदान करने, गणना करने और ये व्यक्त करने में भी मदद करता है कि आप वास्तव में कौन हैं। जैसे जैसे हम चश्मों के भविष्य पर नजर डालते हैं, तकनीक, जीव विज्ञान और फैशन के बीच की लाइन धुंधलाती जा रही है। हम अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां दृष्टि सुधार बस शुरुआत है, जहां चश्मा मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है, कंप्यूटर का काम कर सकता है या अंततः पूरी तरह से गायब हो सकता है। भविष्य सिर्फ बेहतर देखने के बारे में नहीं है, ये अलग तरह से देखने के बारे में है। सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक स्मार्ट आईवियर है। मेटा, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनियां ऐसे चश्मे विकसित करने की होड़ में हैं जो संवर्धित वास्तविकता यानी AR के साथ सहजता से एकीकृत हो सके। विचार यह है कि डिजिटल जानकारी, नेविगेशन, सूचनाएं, अनुवाद, यहां तक कि 3D ऑब्जेक्ट्स को आपके देखने के क्षेत्र में बिना फोन निकाले ही ओवरले किया जा सके। इन उपकरणों का उद्देश्य वही करना है जो स्मार्टफोन संचार के लिए करते थे, इसे इतना तत्काल, अदृश्य और इमर्सिव बनाना। साथ ही प्रिस्क्रिप्शन लेंस और भी उन्नत होते जा रहे हैं। कुछ कंपनियां अनुकूलित लेंस के साथ प्रयोग कर रही हैं जो फोकल लंबाई को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं। अब बाइफोकल नहीं, अब चश्मा बदलने की जरूरत नहीं। लिक्विड क्रिस्टल या इलेक्ट्रोक्रोमिक टेक्नोलॉजी से ये लेंस आपकी नजर, प्रकाश की स्थिति या दृष्टि आवश्यकताओं के अनुसार वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चिकित्सा तकनीक भी आगे बढ़ने के लिए साहसिक कदम उठा रही है। कुछ प्रकार के अंधेपन के लिए जीन थेरेपी और स्टेम सेल उपचार प्रारंभिक परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। बायोनिक आंखें, जो कभी विज्ञान कथा की मात्र कल्पना थी, पहले से ही रेटिना प्रत्यारोपण और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के साथ विकास के चरण में है, जिनका उद्देश्य नेत्रहीनों की आंशिक दृष्टि बहाल करना है। यदि ये तकनीकें परिपक्व होती हैं तो चश्मे सुधारात्मक उपकरणों से संक्रमणीय उपकरणों में बदल सकते हैं और अंततः आंतरिक या नंत्रिकीय समाधानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन साधारण चश्मे का फ्रेम अभी खत्म नहीं हुआ है। वास्तव में फैशन चश्मे को प्रासंगिक बनाए रखता है, भले ही वे अधिक हाईटेक बन गए हों। डिजाइनर परंपरा को भविष्यवाद के साथ मिला रहे हैं। 3D प्रिंटेड फ्रेम, पुनर्चक्रित सामग्री, मॉड्यूलर डिजाइन और अनुकूलित रंग, ये सभी चश्मे को व्यक्तिगत और पहनने योग्य बना रहे हैं।
इसी बीच वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जो कभी भारी भरकम और बेढंगे हुआ करते थे, अब पतले और ऑप्टिकल साइंस से काफी कुछ उधार लेकर स्लीक गॉगल जैसे आकार में इमर्सिव अनुभव प्रदान कर रहे हैं। ये दोनों एक तरह से लेंस की आध्यात्मिक सफलताएं हैं। 13वीं सदी इटली में एक साधु के पढ़ने के उपकरण के रूप में शुरू हुआ ये उपकरण अब डिजिटल दुनिया का प्रवेश द्वार, एक चिकित्सा चमत्कार और एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। चश्मों की कहानी सिर्फ दुनिया को और साफ देखने में हमारी मदद करने तक ही सीमित नहीं है, ये इस बारे में है कि दुनिया हमें कैसे देखने लगी है और ये दृष्टि एक एक लेंस के जरिए विकसित होती रहती है।